पहले आवाज़ चेक कर लें है, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और फिज़िकल स्टूडेंट्स भी। आज हम लोग जो है बेसिकली अपना फ़ीडबैक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़ीडबैक के अंदर जो आपके एसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और देखने में यही आया कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, कॉम्प्रहेंशन के भी और एसेज़ के भी और कई दफ़ा लेटर्स के भी, विच मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का आप समझ लें कि 80% जो पेपर है वो नॉर्मली सर्कुलेशन के ऊपर लगा होता है, बार बार रिपीट होता है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों चाहे वो इस्लामाबाद से हों, वो देख लें कि अगर उनके पास अब ये फ़ीडबैक नहीं है तो ये मेरे असिस्टेंट है, नाजिम उनका नाम है, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। आप इसको आके ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से उसको फ़िज़िकली ले सकते हैं। ऑनलाइन इसको कोशिश हम करेंगे कि अवेलेबल करवा दें, लेकिन फ़िलहाल हमारी पॉलिसी यही है कि आप इसको फ़िज़िकली परचेज़ कर लें। इसके अंदर हमारे पास सैम्पल आंसर्स भी हैं और साथ साथ जितने भी वो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है कंपाइल किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे आप लोग जो स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि आप लोगों के पास 4 क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, जिसमें सबसे पहला जो है वो वोकैबलरी का है। वोकैबलरी का फ़ीडबैक भी इसमें मौजूद है अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आमतौर पे आपके बिज़नेस मैसेजेस का होता है, जिसमें आपका लेटर, मेमो या सर्कुलर आता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं क्लासेस के दौरान मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने किस तरह से रिकग्नाइज़ करना है कि ये लेटर है या मेमो है या सर्कुलर है। आम तौर पे आपने देखना होता है कि रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट जो है वो एक्सटर्नल है और सिंगल है तो फिर वो लेटर होगा। अगर रेसिपिएंट जो है वो इंटरनल है और सिंगल है या चंद हैं बस, तो वो मेमो होगा। और लेकिन अगर रेसिपिएंट चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, लेकिन एक कैटेगरी के सारे लोगों को हम सेम मैसेज एड्रेस कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर को हम इंटरनली भी कर सकते हैं एड्रेस और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। नाज़िम हाजिर, तो आप देख लो, अगर बाद में पीछे जाना पड़ा तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो जो हम लोगों ने रिपीट की थी कि हाँ, इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस कर सकते हैं एक नॉर्मल लेटर में और एक सर्कुलर में, क्या फ़र्क होता है। मेनली उसके सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी, उसके जो रिसिपिएंट्स एड्रेस है उसके अंदर, और साथ साथ हम लोगों ने उसके जो सैल्यूटेशन वगैरह होती है उसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि इसको जनरलाइज्ड करना है। एड्रेस चूँकि सर्कुलर के अंदर मल्टीपल लोगों को होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कोई एड्रेस या तो मेंशन करते ही नहीं, या जिस वक्त हम लोग एड्रेस मेंशन करते हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर पे हम लोग ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी रिसिपिएंट। ये ज़रूरी है। अच्छा, रही बात सैल्यूटेशन की, तो सैल्यूटेशन के अंदर बजाय इसके कि हम लोग किसी एक सिंगल पर्सन को एड्रेस करें, जो सलाम दुआ हम लोग कर रहे होते हैं ना, डियर मिस्टर फैसल या कोई भी इस तरह का, वहाँ पे नाम नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि वहाँ पे कैटेगरी का नाम इस्तेमाल होता है। डियर कॉलीग या डियर कस्टमर या डियर सप्लायर या डियर शेयर होल्डर, जो भी कैटेगरी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं वो। नॉर्मल लेटर में इस तरह नहीं है। नॉर्मल लेटर में आपको पता भी होता है कि यार रेसिपिएंट का एड्रेस क्या है और उसका नाम शाम क्या है। नाम नहीं पता तो आप फिर उसको कम से कम उसके टाइटल से ज़रूर एड्रेस करते हो, जिस तरह रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम या डियर कंसर्न। ठीक है जी, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर बंदे को एड्रेस करना है। अब मेमो का एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, ठीक है, वही रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे जिस तरह मर्ज़ी का मामला है, चाहे जिस तरह मर्ज़ी की कोई ओकेज़न है, चाहे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट आपने इस्तेमाल करना है या नहीं। जिस तरह हम लोगों ने सीसी की बात की थी, कार्बन कॉपी, वो चाहे आपने इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, आपने उसको फिर भी वहाँ पे लिखना ही लिखना है। उसके आगे आपने लिख देना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आपके मेमो का फॉर्मेट था और मेमो के अंदर हमने आपको बताया था कि हमेशा जो अप्रोच है वो डायरेक्ट ही चलती है, क्योंकि घर की बात होती है, इंटरनल बात होती है, तो आप इसको कभी भी ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं करते। सर्कुलर जो है इसमें भी अमूमी तौर पे डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होती है, लेकिन देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हम इसको अंदर थोड़ी सी इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करें, जिसमें परसुएसिव अप्रोच भी हो सकती है और बैड न्यूज़ वाली अप्रोच भी हो सकती है। चलो जी, वोकैबलरी जो है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बताया था। वोकैबलरी को भी मैं जो क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैं आमतौर पे तरतीब वाइज कहता हूँ कि पहले बच्चे वोकैबलरी करें, फिर लेटर पे आएँ, फिर एसे पे आएँ और फिर कॉम्प्रहेंशन पे आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपने वोकैबलरी का क्वेश्चन सबसे पहले जब आप करते हो, वो क्यों सबसे पहले करना है, क्योंकि इसके अंदर टाइम सेविंग है। वोकैबलरी के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास 4 तरह की चीज़ें आ सकती हैं, या सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, या इडियम्स आ सकते हैं, या आपको फॉरेन फ्रेजेस आ सकते हैं। अब बच्चों को मैं कहूँगा ये कि जो एग्ज़ाम के करीब पहुँच गए हैं, वालेकुम अस्सलाम, कि वो लाजमन पहले फीडबैक वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो फीडबैक वाले वर्ड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें। उसके बाद देखें किसी भी और चीज़ पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इडियम्स। इडियम्स बहुत ज़्यादा हैं, बुक के पीछे जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है।
लेकिन जो अभी डेढ़ साल पौने 2 साल के अंदर हमारे सामने अटैम्प्ट्स आई हैं स्टूडेंट्स की, उसमें जो ईडियम्स रिपीट हो रहे हैं 90% चांस है इंशाल्लाह कि उसी में से वो दोबारा आएंगे, क्योंकि वो कॉमनली यूज्ड ईडियम्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वो इधर उधर के पुराने दौर के और इस तरह के ईडियम्स को ज़्यादातर टेस्ट नहीं करता। तो आप लोग उन्हीं पे स्टक रहिए, ठीक है ना, कोशिश करें कि उन पे मेन फोकस हो। बाकी जो आप लोगों ने मेरी क्लासेस में पढ़ा सुना है इंशाल्लाह दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ। जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह हैं, इसके अंदर मैंने बच्चों को जो तरतीब वाइज कहा हुआ था कि यार इतने इतने वर्ड्स करते रहो, उसके मुताबिक असूलन तो आपके वो पूरे हो चुके होने चाहिए। नहीं भी पूरे हुए तो पहले फोकस आप फीडबैक कॉलम में करें। इसमें अलबत्ता याद रखिएगा कि फ़ीडबैक में काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो आप फीडबैक वाले जो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करोगे, इसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर की जो लिस्ट है वहाँ से भी लिए हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली टेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट है। मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूँगा बार बार इसके ऊपर मेन फोकस करें, उसके बाद देखें जनरल तैयारी के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, आज हम लोगों का जो ख़ास फोकस है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आमतौर पे तरतीब वाइज जो मैं बच्चों से कहता हूँ तरतीब के साथ चलो। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ बेसिकली योर एसे, ठीक है। आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, आप उसको रिपोर्ट राइटिंग भी कह सकते हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पर्टिकुलरली उस रिपोर्ट के मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर आपकी टेस्ट नहीं होनी। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है आपका एग्जामिनर इसको आर्गुमेंटेटिव राइटिंग भी कहता है, विच इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग इसमें एज एन ऑप्शन आती है, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक के अंदर आपका फिशबोन डायग्राम इस्तेमाल हो रहा होगा जो कि बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका क्वेश्चन होगा, और दूसरा है आपका आर्गुमेंटेटिव वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपका जो अफिनिटी डायग्राम है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स को मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर आपको फिशबोन डायग्राम का क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो, या आपने फीडबैक से उसकी तैयारी की हुई है, या क्लास में मेरे साथ उसका सैम्पल ऐसे किया हुआ है डिस्कस, तो देन गो फॉर दैट, क्योंकि फिशबोन वाला नॉर्मली करना आसान होता है। जो आपके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं उनको तरतीब वाइज अरेंज करना आसान होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट कई दफ़ा स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पॉइंट काउंटर रिबटल जो है वो, चलो पॉइंट तो उनको समझ आ गया, काउंटर नहीं उसका समझ आ रहा, ठीक है, या उसका रिबटल, उसका कोई डिफेंस काउंटर इतना अच्छा कर लिया कि अब डिफेंस ही की समझ नहीं आ रही कि क्या लिखें। तो दिस कैन बी अ कन्फ्यूजन, नॉट टू वरी। पहले आपका मेन फोकस फिशबोन पे होना चाहिए। फिशबोन की अगर समझ नहीं आती तो अफिनिटी डायग्राम करना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। कई दफ़ा इस तरह हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेहनती बहुत थे, लेकिन टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग था कि उसको पढ़ के समझ ही नहीं आया। मिसाल के तौर पे अभी 1-2 टॉपिक्स इस तरह के हैं कि उसको पढ़ के मेरे जैसा बंदा भी जो कि इतने सालों से मार्केट में काम कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। एंड आई वाज अ लिटिल एंग्री एज वेल एट द एग्जामिनर कि इसने ये क्वेश्चन क्यों दिया है। जिस तरह उसके अंदर फिशबोन के अंदर उसने क्वेश्चन दिया था विजन ऑफ वाप्टा, लाइक हु नोज़ दैट, नोबडी नोज़ दैट, ठीक है ना, इवन वी डोंट नो दैट टीचर्स। तो दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, ये क्यों इसने दिया, अल्लाह जानता है भाई इसको, इसके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपको अफिनिटी करना आता होगा तो यू विल बी सेफ़, नहीं आता होगा तो आपने अपने 30 मार्क्स ख़तरे में डाले हैं। दिस इज़ नो जोक। 30 मार्क्स वो भी ऐसे के, क्योंकि ऐसे वो क्वेश्चन है विच इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट स्कोरिंग ऑफ योर क्वेश्चंस। यहाँ पे आमतौर पे एक मेरा एवरेज स्टूडेंट जो है वो अराउंड 24 से लेकर 26 मार्क्स आराम से स्कोर कर जाता है, ठीक है। ये मेरे अपने एक एवरेज स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। कुछ जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 28 तक भी स्कोर कर जाते हैं। तो कितना मज़ा है, 30 मार्क्स में से आप इतना कर रहे हो, उतना ही बस आपने मुश्किल से और करना है और आप पास हो जाओगे, दैट इज़ इट। तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, लिहाजा इसको ख़राब करने का कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके अंदर बहुत सारे फीडबैक के अंदर हैं आपके पास ऑलरेडी मौजूद, लेकिन कुछ इस तरह के थे अभी जो अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फ़िलहाल हम लोग उसको फीडबैक में उसके सैम्पल आंसर्स नहीं इंक्लूड कर पाए थे। टॉपिक्स तो फिर भी किए हुए हैं। तो उसमें से पहला एक आपका टॉपिक है पेपर मनी, ठीक है। ये फिशबोन के टॉपिक्स में सबसे पहले डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है पेपर मनी का, एग्ज़ाम में कई दफ़ा आया है। पेपर मनी क्या है आप सारों को है आइडिया? हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पेपर मनी किसे कहते हैं? जो आमतौर पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो करेंसी नोट होता है, ठीक है जी। करेंसी नोट्स जो हैं इसके ऊपर इन्होंने फिशबोन का आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया था। अब करेंसी नोट्स के कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इसकी क्या लिखोगे? आप कह सकते हो कि पेपर मनी का ये पहला है टॉपिक, तो पेपर मनी के अंदर
सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, पढ़ते ही आपको लग रहा है कि क्या ये कोई बाय नेचर नेगेटिव टॉपिक है? हाँ जी, मैंने आपको कहा था कि फिश वुमन के अंदर दो तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, या वो बाय नेचर नेगेटिव होंगे, या बाय नेचर वो नेगेटिव तो नहीं होंगे लेकिन उनकी वजह से कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे। तो अब अगर आप देखो कि यार पेपर मनी क्यों इजाद हुई, उसकी कॉजेज़ की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इसके कॉजेज़ बेसिकली हमारे फ़ायदे के लिए ही थे, ठीक है ना। इसीलिए पेपर मनी जो है वो इजाद हुई है, वरना सोना चांदी के सिक्के जो है पता नहीं कितने अरसे से चल रहे थे, बार्टर सिस्टम पता नहीं उससे भी पहले कितने अरसे से चल रहा था। तो पेपर मनी की इजाद जो है उसके अंदर प्रॉबली हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा ही छुपा होगा। तो चलो हम लोग इसको ज़रा थोड़ा सा नोट करते हैं, आ जाओ बेटे। तो हम ज़रा थोड़ा नोट करते हैं कि क्यों ये पेपर मनी इजाद हुई है। सबसे पहले तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी कोई चीज़ नेगेटिव ना हो, क्या ना हो? नेगेटिव ना हो, वहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव किस्म की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि आप पेपर मनी का एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन सा दे देते हो, दैट इज इट। आप कह सकते हो कि जी पेपर मनी हैज़ बिन अराउंड फॉर एजेस नाउ, ठीक है ना, फॉर मेनी डेकेड्स नाउ, बट इट हैज़ इट्स ओन इश्यूज एंड अपना रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब उसके अपने रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस हैं और उसके अपने कोई ना कोई इश्यूज हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट इज इट। एक सिंपल सा आपको मार्क इसमें मिल जाएगा, ठीक है। पेपर मनी हैज बिन अराउंड फॉर क्वाइट अ फ्यू डेकेड्स नाउ, ठीक है, एंड इट हैज इट्स ओन इश्यूज एंड रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, दैट इज इट। ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब पेपर मनी क्यों इजाद हुई? सबसे पहली चीज जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि पेपर मनी को प्रिंट करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये बहुत आसान होता है बनिस्बत कॉइन्स के, ठीक है। कॉइन्स को अगर आपने बनाना है, जिनको हम मिंट्स कहते हैं, जहाँ पे पहले ये कॉइन्स बना करते थे, मिंट्स में काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फर्स्ट यू हैव टू मेल्ट दोज मेटल्स, यू हैव टू प्योरीफाई दोज मेटल्स, यू हैव टू कूल अपना उनको शेप देम डाउन इनटू डिफरेंट कास्ट्स एंड मोल्ड्स, ठीक है। उनकी वेट, उनकी प्योरीफिकेशन, उनका सारा कुछ जो है वो जहन में रखना। फिर उसको हाइड्रोलिक प्रेसेस के साथ उसके जो डिज़ाइंस होते हैं उसके ऊपर उनको स्टैंप अप करना। उसके अंदर कई दफ़ा कॉइन्स जो है वो क्रैकअप हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। ये सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है, ठीक है। और उसकी वजह से इसका सेटअप और इसका सारा का सारा जो काम शाम है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड बड़े बड़े सोने के ब्लॉक पड़े हुए हैं, या ईंटें जिसको हम कहते हैं पड़ी हुई हैं, या सिल्वर के बड़े बड़े ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, आप उसकी वैल्यू के नोट्स छाप दो, ये बहुत आसान है। पेपर को प्रिंट करना इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। ये बनिस्बत उसके कॉइन्स बनाना, कॉइन बना के उसके ऊपर प्रॉपर एक शेप जो है उसके अंदर विदाउट एनी फ्लॉ जो है वो आए, उसकी प्योरीफिकेशन का ख्याल रखा जाए, उसमें कोई खोट ना आए, ये ज़रा मुश्किल है। अच्छा, तो इसको प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, ये लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, सोना, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया हो, हमारी एक दफ़ा एक इंश्योरेंस का वो केस स्टडी हम लोग कर रहे थे, तो क्लास के अंदर हमारे साथ डिस्कस हुआ है मसला। उन्होंने कहा कि देखो ये वीडियो है जिसके अंदर एक बंदा जो है ना उसने क्लेम किया है कि मेरा इतना इतना सोना जो है ना वो चोरी हो गया, इतनी वैल्यू का सोना, इतनी वैल्यू का सोना, ठीक है। तो वाकई सीसीटीवी में देखा कि जिस तरह ना वो तोड़ के अंदर से तो यूँ करके ना कैरी करके ना पूरा एक बॉक्स तो निकल रहा था। तो वो ओनर से पूछा कि हाँ जी भाई ये बॉक्स जो है फुल था, कितना भरा? वो कहता जी फुल लदा हुआ था सोने के साथ, इतना बड़ा बॉक्स था। जी बॉक्स की थिकनेस कितनी थी? कहे क्या मतलब? मैंने कहा उसकी जो दीवारें हैं और उसकी बेस वो कितनी थिक थी? कहा जी इतनी इतनी थिक होगी। यानी कि अंदर सोना इतना ढेर था, इतना चौड़ा और इतना। आपको पता है 15 क्यूबिक इंच, कितना? 15 क्यूबिक इंचेस, इतना होता है। ये 1 टन सोना होता है। कितना होता है? 1000 किलोज। और वो बारीक सा बंदा उसको उठा के तो मज़े से आ रहा था। अगर जी आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें इतना सोना नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप कह रहे हैं फुल लदा हुआ है इसके साथ, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इट्स वेरी हैवी टू कैरी। आपको अगर वो जो फिल्मों में और ड्रामों में नज़र आ रहा होता है ना कि ट्रक खोला और लदा हुआ है सोने के साथ, ऐसा नहीं होता। वो तो ट्रक के टायर फट जाएं। इतना इतना सा सोना, सिर्फ इतना सा सोना, ये 1 टन होता है। कितना होता है? यानी कि इस तरह के कुछ ब्लॉक रख दो। एक जो बड़ा कंटेनर होता है ना जो आपको नजर आता है 40 फुट वाला, उसमें मैक्सिमम 55 टन कैरी हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप उसमें वजन डालोगे उसके टायर शायद बर्स्ट हो जाएंगे, उसके वो बेड से आर पार हो जाएगा उसके, इतना वो, बस उससे ज़्यादा वजन नहीं हो सह सकता। तो मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं जी इतनी इतनी, और वो इतनी मोटी ईंट होती है उसको आराम से यूँ करके पकड़ के अटल नहीं, वो ईंट आप मेरे जैसा बंदा पकड़ेगा ना यूँ करके नीचे चला जाएगा, फुल बहुत भारी होता है, तो बहुत डेंस है। अब इतनी सी एक थैली अशरफियों की, इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है।
ठीक है ना। हाँ, तो ये एक मसला होता था। ऑन द अदर हैंड उसी के वैल्यू का आप कोई नोट इशू कर दो, क्या कर दो, नोट इशू, बस आसान हो गया। ये तो अब जाके हाइपर इन्फ्लेशन हो गई और सारा कुछ हो गया, वरना जब शुरू के अंदर करेंसी नोट्स आए थे तो किलो किलो सोने के बदले के अंदर एक एक नोट आ रहा होता था। ठीक है, इट वॉज सो ईजी टू कैरी। एक ट्रेड पर्सन है, वो आराम से उस नोट को फोल्ड करके कहीं भी अपनी किसी कपड़े की सिलाई के अंदर रख लेगा और ट्रैवल कर लेगा जहां मर्जी जाएगा। ये पेपर मनी की एक मेन वजह थी, इट वॉज वेरी ईजी टू कैरी। उसके अलावा बच्चों, पेपर मनी जो है ना, इट कैन बी मोर सिक्योर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सीरियल नंबर होता है। क्या होता है? हाँ, पेपर मनी कैन बी मोर सिक्योर देन कॉइन्स एंड सिल्वर वगैरह। कॉइन एंड सिल्वर वगैरह जो होता है ना, ये अगर एक दफा गुम गया, ये मैं आपको बता रहा हूं गुमने के केस में। किस केस में? गुम जाने के केस के अंदर पेपर मनी बेसिकली इट वाज इंटेंडेड टू बी मोर सिक्योर, क्योंकि उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। अगर वो गुमा और आपने उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करवा दिया कि जी इस वाले नंबर के मेरा नोट जो है वो चोरी हो गया, तो उस नोट को ट्रैक किया जा सकता है। अब अगर वो नोट कहीं भी पॉपअप करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो अल्टीमेटली आप ही के पास आएगा। लेकिन हम लोग चूंकि हमारे लिए वो वैल्यू ही नहीं इतनी रह जाती है उस पैसे की, तो हमें कभी भी नोट शोट याद नहीं होते। अलबत्ता प्राइस बॉन्ड भी एक तरह की पेपर मनी है, उसकी वैल्यू चूंकि ज़्यादा होती है ना, उसके नंबर शंबर कई दफ़ा लोग याद रखते हैं। समझ गए हो? तो ये चीज़ आपको ज़रा जहन में रखनी है। अच्छा, कैन बी मोर सिक्योर, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमन सिक्योर होता ही होता है, लेकिन इट कैन बी मोर सिक्योर। सोना ऑन द अदर हैंड, आप उसको मेल्ट करके नया कॉइन बना दो, किसी को पता भी नहीं चल सकता कि कौन सा वाला सोना था। ठीक है, तो उसको ट्रैक करना, बेटे आ जाओ, उसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? अब आपने देखा ये तीन हम लोगों ने कॉजेज पढ़ी। कॉजेज में कोई बुरी चीज़ है? बेटे ज़रा अंदर की तरफ हो जाए ताकि ना और बच्चों को भी जगह मिल जाए। कहीं भी कोई बुरी चीज़ है? नहीं है भाई। इसको इजी है प्रिंट करना, इसको इजी है डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए हमने इसको बनाया, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। इसको कैरी करना आसान है, लाइट वेट होता है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है ना, ये ज़रा इसको ट्रैक करना आसान होता है, कोई बुरी बात नहीं। तो फिर बुरी बात कहाँ आ रही है इसके इफेक्ट्स के अंदर? सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने कहा था, इट इज़ ईजी टू प्रिंट, ऐसा ही कहा था। तो याद रखना, अगर इफ इट्स इजी टू प्रिंट ना, तो फिर इट्स इजी टू काउंटरफिट एज वेल। जितना आसान होता है ना किसी चीज को बनाना, उतना आसान उसकी कॉपी बनाना भी होता है, उतना ही आसान उसकी कॉपी बनाना भी होता है। हम कहते हैं जी इसको ट्रैक करना आसान है, उस लिहाज से तो ये सिक्योर है, लेकिन इसके काउंटरफिट्स जो है वो बहुत आराम से बन जाते हैं, यानी कि नकली नोट वो बड़े आराम से बन जाते हैं। स्पेशली अगर बंदे के पास उस तरह की प्लेट्स हो, उस तरह का पेपर या उस तरह का फाइबर वाला वो क्लॉथ हो, तो आराम से उस चीज़ को बना सकता है। आज बच्चे, डिज़ाइन लीक होने की देर है बस। डिज़ाइन, इसीलिए आप देखोगे कि हर कुछ अरसे के बाद हुकूमत नए नोट इशू करती है, हर कुछ अरसे के बाद। कॉइन्स इस तरह नहीं होते थे। कॉइन्स तो एक दफ़ा बादशाह आता था ना, तो सारी उम्र उसके उसी शक्ल के कॉइन्स जो हैं वो चलते चले जाते थे। फिर जब उसका बेटा आता था तो वो भी कई दफ़ा पिछले वाले कॉइन्स चलने देता था अपने बाप के दौर पे, और साथ अपने वाले भी फिर लॉन्च कर देता था। तो क्योंकि कॉइन्स जो है उनको बार बार बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और कॉइन अगर एक दफ़ा आ गया है तो आपने बस उसके गोल्ड को टेस्ट करना है, गोल्ड का सिल्वर को, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये सही है। पेपर मनी ऑन द अदर हैंड, कॉपी अगर होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी अरबों 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 खरबों रुपए नकली जो है वो फिर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, कितनी दफ़ा वो हुकूमत जो है उनको डिसकंटिन्यू करती है नोट्स को, सा कि जब जी नया वाला नोट निकालेंगे अब ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फिर भी काउंटरफीट करना पॉसिबल होता है। डॉलर तो हर कुछ अरसे के बाद नया वाला एक मॉडल उसका इशू होता है। ठीक है, वो उसकी वजह ये है कि डॉलर इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट हाईली काउंटरफिटेड करेंसीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है ना, तो उतना ही ज़्यादा वो काउंटरफिट भी होता है। चलो जी, दूसरा मैंने आपको कहा था कि यार ये लाइट वेट है, कैरी करना आसान है, लेकिन उसके एक साइड इफ़ेक्ट ये भी आ जाता है पेपर मनी का कि ये लेस ड्यूरेबल है। क्या है? खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लग गई, खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लगी, आ जाओ बच्चे, तो पेपर मनी तो जल के ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो गोल्ड कॉइन्स हैं या सिल्वर कॉइन्स हैं, बहुत शदीद कोई आग लगे थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज के अंदर, फिर जाके तो चलो वो मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन मेल्ट होके भी उसकी वैल्यू कायम रहेगी। कम से कम दर्जे के अंदर उसके जो गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू है वो तो कायम रहेगी, जो मेटल्स की वैल्यू है वो फिर भी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटेन रखेगा। पेपर मनी कोई वैल्यू नहीं रिटेन रखेगा। गीला हो गया, गीला होके फट गया, ठीक है, तो वो तो नोट तो ज़ाया हो गया, इसको कोई मसला नहीं पड़ेगा गीले होने से, है ना, गोल्ड को। तो दे आर फार मोर ड्यूरेबल देन पेपर मनी। तो पेपर मनी का एक इफेक्ट ये है कि ये लेस ड्यूरेबल है। पहला,
काउंटरफेट हो सकता है आराम से, दूसरा लेस ड्यूरेबल है। तीसरा, पेपर मनी के अंदर इंटरनेशनली एक मसला ये चल रहा है, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ये मसला है कि पेपर मनी बेसिकली है क्या। पहले तो आप ये मुझे बताओ क्या होता है पेपर मनी। पेपर मनी एक रिसीट है, क्या है, उसके ऊपर लफ्ज लिखा होता है, वो फ्रेज लिखा होता है, हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा। बताया हुआ मैंने आप लोगों को कुछ को। हाँ, बहरहाल हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा मतलब ये है कि भाई किसी दौर में हमारे बाप दादा ने, परदादा, लकड़ दादा ने कहीं हमारे बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ना कुछ सोना रखवाया था। उस सोने के बदले पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोट्स इशू किए थे। क्या इशू किए थे कि जी ये ज़ुहैब साहब के जो लकड़ दादा हैं, इन्होंने हमारे पास फ़र्ज़ करो 50 ग्राम या 100 ग्राम सोना रखवाया था और ये हम लोगों ने उनको 100 रुपये उसके बदले में इशू किए। अब गौर से सुनना, कोई सी 100 रुपये का सर 100 ग्राम सोना, ये तो हो नहीं सकता भाई, उससे भी सस्ते थे। वजह क्या थी, नोट आपने इशू करना है, बेसिकली एक रसीद है। अब रसीद पे क्या लिखा होना चाहिए था आपके ख्याल में? लिखा ये होना चाहिए था कि हमने इनसे 100 ग्राम सोना रिसीव किया है। क्या किया? उन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने लिखा हमने इनसे 100 रुपये का सोना रिसीव किया है। क्या लिखा है? ये फ्रॉड है, बहुत आला दर्जे का। अब हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, क्या अदा करेगा? वो कहते हैं सर 100 रुपये का सोना देंगे हम आपको, आप हमें 100 रुपये दें। हम नहीं भाई, 100 रुपये का कितना सोना दोगे, ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये सारी दुनिया में चल रहा है इक्वली। अब वो क्या करते थे, अब कुछ अर्से के बाद हुकूमत को कोई खर्चे करने की ज़रूरत पड़ रही है और वो कहते हैं कि यार अपने पास तो पैसा ही कोई नहीं है, क्या करें, सोना पड़ा हुआ है, सोना तो अपना नहीं है, तो क्या करें, इस सोने की बुनियाद पे नए नोट छाप लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नए नोट छापने का क्या मतलब होना चाहिए था? ये सोना किसका था? हाँ, ये सोना अवाम का था, जिस अवाम ने उधर जमा करवाया था उनका था, सारी अवाम का नहीं था, जिस अवाम ने उधर जमा कराया था। अब अगर आप 100 रुपए का एक और नोट छाप लेते हो तो ये 100 रुपए का नोट किसको जाना चाहिए? उसी अवाम को। आपको किसने ये इजाजत दे दी कि किसी की अमानत के ऊपर आप लोग जो है उसको नए और नोट छाप रहे हो? अब उससे होता क्या था, वो 100 रुपए का नोट छापते थे और कहीं ये नहीं लिखा हुआ अगेन उस 100 रुपए के ऊपर कितना सोना देना है। अब कुछ अर्से के बाद मेरे लकड़ दादा साहब जा रहे हैं 100 रुपए का नोट लेकर कि यार मैं 100 ग्राम सोना अपना वापस ले लूँ। क्या ले लूँ? 100 ग्राम। हुकूमत को जाके कहा, उन्होंने पकड़ाया उनको 50 ग्राम। कितना पड़ा? ये क्या है, मैं तो 100 ग्राम रखवाया था। कहे सर 100 रुपए का अब 50 ग्राम ही आता है। हाँ, महंगाई हो गई है। कमाल हो गया, किस तरह होगी महंगाई? ठीक है, तो याद रखें इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इंटरेस्ट और पेपर मनी से पहले इन्फ्लेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्योर डिमांड एंड सप्लाई वाली इन्फ्लेशन होती थी, ये वाली इन्फ्लेशन नहीं होती थी। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कहते हैं? वक्त गुजरने। क्यों भाई वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे हो जाती है? कोई हमें समझाए। वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू कोई कम नहीं होनी चाहिए। सोना तो सोना है, चांदी चांदी है, उतनी किलो सोना है उतनी किलो चांदी है, लेकिन मसला ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो पेपर मनी है ना, उसके बदले में आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भाईजान हर साल नए नए नोट छापने, ये हरकत हो रही है, ये हरकत हो रही है। असल मसला ये है। तो पेपर मनी कैन डी वैल्यू ड्यू टू एक्सेस प्रिंटिंग। ठीक है ना, ये जो प्रिंटिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं ईजमेंट। क्या कहते हैं? हाँ, अगर कहीं पे ईजमेंट का वर्ड लिखा हुआ तो कंफ्यूज ना होना। तो बच्चों हम लोगों ने पेपर मनी को अब देख लिया, कॉजेज और इफेक्ट्स इसके देख लिए। अब अगर आप लोगों ने देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो याद रखना ये बाय नेचर नेगेटिव टॉपिक नहीं था। यू विल फोकस ऑन द इफेक्ट्स, आप कॉजेज पे नहीं फोकस करोगे क्योंकि ये बाय नेचर न्यूट्रल टॉपिक है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप फालतू में प्रिंट कर रहे हो तो ये डी वैल्यू हो सकता है, इट इज़ लेस ड्यूरेबल, और उसके अलावा इसकी काउंटर फीटिंग हो सकती है। तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे जो हुकूमत कर रही है? काउंटर फीट अगर हो सकता है तो हर कुछ अर्से के बाद इसका नया नोट छाप दो, या इसके डिज़ाइन जो हैं वो मुश्किल बनाओ। ठीक है, अब अगर आप नोट करो कि इस वक्त जो हमारा पाकिस्तानी नोट है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे सिक्योरिटी। और अगर आप बैंक के पास जाओ ना, कैश का बिजनेस हो किसी शख्स का, उसने जाके बैंक में जमा कराया, आप यकीन जानो सेकंड नहीं लगता किसी को पहचानने में, जो एक्सपर्ट होता है यूं पहचान जाता है कि ये सही नोट नहीं है। और उसके अलावा मशीन्स जो हैं हर जगह जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस बड़े लेवल पे होती हैं वहाँ पे लाजमन उन्होंने मशीन्स रखी होती हैं, जो हम हत्ता कि आप लोग यहाँ पे फ़ीस जमा कराते हो इन्होंने भी रखी होती है कि फौरी तौर पे पता चल जाए कि यार कोई नोट गलत तो नहीं है।
ठीक है, तो काउंटरफेट का। अच्छा, सेकेंडली हमने कहा था कि लेस ड्यूरेबल है, तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? पहली बात तो ये है कि आप ख्याल रखो इसका, क्या करो, हाँ, बी केयरफुल अबाउट इट। दूसरा, आपकी जो पेपर मनी है ना, ये नॉर्मल पेपर से नहीं बनती। हाँ, ये एक पेपर फाइबर का ब्लेंड होता है। आप देखो कि अगर कभी नोट कोई जेब में रह जाए और वो धुल जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारा का सारा नोट जो है वो गल सड़ के ख़त्म हो जाएगा। वो कायम दायम रहता है। पुराने वाले नोट हो जाते थे, गल सड़ के ख़त्म हो जाते थे, अब नहीं। अब वो अजीब सा गीला सा हो जाता है, लेकिन वो आप उसको सूखने के लिए रख दो तो वो साथ ही अकड़ के उसी तरह हो जाएगा, क्योंकि ये एक ब्लेंड है, ये नॉर्मल पेपर नहीं होता। नॉर्मल पेपर वो वुड पल्प का होता है, ये एक फाइबर और पेपर का ब्लेंड होता है, तो इट रिटेन्स इट्स इंटेग्रिटी। तो आप इस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल करो जो कि मोर ड्यूरेबल हैं, ठीक है ना, फायर रिटार्डेंट है, आग इतनी जल्दी ना उनको लगती हो। बहरहाल फिर भी आपको केयरफुल फिर भी रहना पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर की तरह ये नहीं है। थर्ड चीज़ आप लोगों को हमने कहा था कि जी कि डी वैल्यू हो जाता है। तो डी वैल्यू वाले चक्कर के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने पेपर मनी की जो ये पॉलिसीज़ हैं, ईजमेंट वगैरह की, हुकूमती लेवल के ऊपर इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना पेपर मनी की डीवैल्यूएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी शख्स जिसके पास एक्सेस मनी है, ठीक है, वो कभी भी उसको कैश फॉर्म में ना रखे, उसको हमेशा इन्वेस्ट करे इनटू अप्रिशिएटिंग एसेट्स, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में ना करे उसको इन्वेस्ट। प्लॉट्स में कर लिया, ठीक है ना, ये है अप्रिशिएटिंग एसेट। आपकी रियल एस्टेट वगैरह जो होती है, स्पेशली जो आपका लैंड है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ अप्रिशिएट होता है, ये डिप्रिशिएट नहीं होता। बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट है वो ऑन द अदर हैंड डिफरेंट है, वो पुरानी होने के साथ साथ जो है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, आज उठे। अच्छा, और उसके अलावा गोल्ड में या मेटल्स में रख ले, प्रेशियस मेटल्स में रख ले। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि गोल्ड या प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो अप्रिशिएट होते हैं। आप कहोगे सर गोल्ड की कीमत तो बढ़ रही है ना हर कुछ अरसे के बाद, नहीं बट बच्चों, गोल्ड की टेक्निकली कोई कीमत नहीं होती। गोल्ड तो खुद पैसा है, ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर तो खुद पैसा है। गोल्ड और सिल्वर अपनी वैल्यू रिटेन करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, गोल्ड जो है वो 10 साल पहले भी 10 किलो था, आज भी 10 किलो है। तो आप किसी को भी जाके कहोगे नहीं जी ये कितने का है, असल में करेंसी ये थी कि कितने मैं गोल्ड कॉइन्स दूं, असल में ये करेंसी होती थी। अब वो एक लंबा चक्कर है जिसकी वजह से करेंसी नोट्स के अंदर आ गया। तो अगर आप अपनी वैल्यू को रिटेन करना चाह रहे हो तो उसको प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड में रख लो, और अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हो पैसे की तो उसको अप्रिशिएटिंग एसेट्स में रख लो, जिसके अंदर आपका लैंड वगैरह आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा चलो जी, ये आप लोगों का पहला हो गया। दूसरा वाला बच्चों टॉपिक है जो हाँ, मैं तरतीब वाइज ही चले जाता हूँ। अब इसके अंदर कुछ ना स्टेटमेंट्स ये स्टूडेंट्स ने दी हुई हैं, तो थोड़ी सी ज़रा अप डाउन हो सकती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें लिखा है जी कि गार्बेज डिस्पोजल एंड सीवेज सिस्टम, ठीक है ना, गार्बेज डिस्पोजल एंड सीवेज सिस्टम। गार्बेज डिस्पोजल एंड सीवेज सिस्टम जो है बच्चों, इसकी इन्होंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गार्बेज डिस्पोजल एंड सीवेज सिस्टम, ये टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इसका जो स्टेटमेंट है वो यही होगा कि many developed countries and developing countries, developing and developed countries continuously face problems regarding to garbage disposal and sewage। बस इतना आपने इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। अब उसके कॉजेज़ पे आ जाओ। तो ये बड़ी जनरल सी चीज़ है, आप लोग इसको रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर फेस करते हो, चाहे आप इसको नोट करो चाहे ना करो, लेकिन आप लोगों को फेस करना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताओ, एक जगह पे गार्बेज डिस्पोजल या सीवेज, सीवेज किसे कहते हैं बच्चों? जो हाँ, जो पानी वगैरह का जो गंदे पानी का निकास वगैरह होता है, उसका जो सिस्टम है पूरा आपका, उसके अंदर आपके ड्रेन पाइप्स हैं, आपके गटर्स हैं, आपके जो सीवेज पाइप्स वगैरह, उन सारे का निज़ाम है, गंदे नाले वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे। चलें जी, तो इसमें और गार्बेज डिस्पोजल, कूड़ा करकट वगैरह जो है उसके अंदर, इन सारी चीज़ों के प्रॉपर इंतज़ाम में प्रॉब्लम्स क्यों आ सकती हैं? कोई बताए मुझे, कोई वजूहत दो, ईजी होके ज़रा सोचो। देखो बच्चों, पहली वजह है कि आप लोगों ने उस सिस्टम को प्लान ही सही नहीं किया, प्लान ही सही नहीं किया। मिसाल के तौर पे एक जगह के ऊपर जो लैंड है उसका एक इंक्लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? इंक्लाइन समझते हो? इंक्लाइन है, थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है, या डिक्लाइन आ रहा है यानी कि उतराई आ रही है। इंक्लाइन ही होता है बहरहाल। तो वहाँ पे हम लोगों ने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया पाइप्स बिछाने से पहले। तो पाइप जो है, जाहिर सी बात है, जब तक वो ग्रेविटी बेस्ड चल रही होती है,
अगर वो ग्रेविटी के साथ नहीं चलेगी, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से उसका जो इंक्लाइन के साथ साथ वो लेके नहीं जाएगी टू द सी लेवल गंद को, तो उसने मूव नहीं करना। वो तो उसको हम कहते हैं ना देसी जुबान के अंदर, वो तो बैक मारेगा, हाँ, जब वो वापस की तरफ आएगा। और ये प्रॉपर निज़ाम ना होने की वजह से हरकत होती है। फिर कभी कभार आपने उसको प्लान किया, आपको पता है कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन है, पाइप को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो आप कहते हो कि यार हो ही जाएगा, पीछे से पानी का फ्लो डिक्लाइन में आ रहा है तो यहाँ से पुश करके गंद को ऊपर की तरफ कर ही देगा। लेकिन अगर पीछे से फ्लो ज़्यादा ना हुआ, फिर तो जो थोड़ा सा आगे तक पाइप में गया हुआ था वो यूं करके एकदम से पीछे आएगा। तो वहाँ पे आपने नो रिटर्न वैल्व्स वगैरह लगाए ही नहीं। वो नो रिटर्न वैल्व्स लगाने होते हैं कि जितना हद तक आगे चला गया बस वो अब आगे ही रहे, अगर पीछे की तरफ आने लगे तो एकदम से वो फ्लैप बंद हो जाता है, वो वापस नहीं आने देता उसको, ठीक है। तो ये नो रिटर्न वैल्व्स होते हैं, वो ही नहीं लगाए, तो प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, प्लानिंग तो आपने कर ली। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ जौहर टाउन की, ठीक है। जौहर टाउन इज़ DHA से पहले, DHA तो अब हम तो मजाक में कहते हैं ना जी DHA का पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल DHA से पहले पूरी एशिया की सबसे बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो जौहर टाउन थी। इसको मजाक में सारे लोग 3200 एकड़ कहते थे, ठीक है ना, बहुत बड़ी सोसाइटी। तो उसका एक ब्लॉक है, F2 ब्लॉक है उसका, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक्स इन द इंटायर स्कीम। और उसके अंदर असूलन 800 प्लॉट थे। कितने थे? 800 प्लॉट्स थे। और उसके अंदर मज़े की चीज़ ये थी, बहुत वेल प्लान्ड था। और उसके अंदर ये था कि सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो केनाल या केनाल से बड़े थे। कोई भी प्लॉट केनाल से छोटा नहीं है, सारे प्लॉट या केनाल के हैं या 1.5 केनाल के हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो केनाल या केनाल से बड़े प्लॉट्स, और हर एक स्क्वायर के अंदर जहाँ पे तकरीबन आप समझ लो कुछ 40 घर आते थे, 10 घर यूँ, 10 घर यूँ, 10 घर यूँ और 10 घर यूँ, उसमें दरमियान में एक पार्क होता था। ये प्लान था इनका प्लान था। अब 800 घरों के मुताबिक और इतने ढेर सारे खुले पार्क्स हैं, तो उन्होंने उसी के मुताबिक चौड़ी सड़कें रखी कि यार यहाँ पे 800 फैमिलीज आएंगी, 800 फैमिलीज़ की अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेके तो 1600 तक गाड़ियाँ होंगी, ठीक है ना, एक एक दो गाड़ियाँ ही रखते हैं सारे घर के अंदर। तो उन्होंने कहा जी अप्रॉक्सीमेटली 1600 के करीब गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग ज़रा एक एवरेज फैमिली साइज़ देख लें जौहर टाउन के अंदर, जिस तरह की एक कैटेगरी रह रही है लोगों की, या जो उनको एक था जहन में कि यार केनाल 1.5 केनाल के घर के अंदर जिस तरह के आमतौर पे एक क्लास रहती है, उनकी फैमिली का साइज़ कितना होता है, उन्होंने कहा यार एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 पीपल, ठीक है। उन्होंने कहा जी इतने लोगों की फैमिली होती है मैक्सिमम। इस सारी चीज़ का हिसाब रखते हुए उन्होंने सड़कों का साइज़, पार्क्स, मस्जिद का साइज़, ठीक है ना, वहाँ पर सीवेज के साइज़, पानी का फ्लो, गैस के पाइपलाइन के फ्लो, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पे बिछाया। बिजली के मीटर, ठीक है, ये सारे ट्रांसफार्मर्स उतनी पावर के, ये सारा कुछ उन्होंने उसके हिसाब से रखा। हुआ क्या, लोगों ने LDA वगैरह को रिश्वतें वगैरह दे देकर, क्योंकि ये इलाका बहुत महंगा था और बहुत वेल प्लेस्ड इलाका था, पूरे लाहौर का अब सेंटर बन चुका हुआ है, तो एवरीबडी वांटेड अ होम ओवर देयर। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेसेस इन लाहौर राइट नाउ, सबसे सेंट्रली लोकेटेड जगह है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कब्जे ग्रुप आ गए, पार्कों के ऊपर कब्जा ही कर लिया, जिनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, पूरे पार्क के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी छोटी पार्टियां थी, बड़ी पार्टियों ने तो ये हरकतें की, पार्कों के ऊपर ही कब्जा कर लिया। जो छोटी थी पार्टीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हम लोग तो घर नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसा ही है ना, घर अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। एक फ़र्ज़ करो केनाल का घर जो है वही 12-13 करोड़ का अगर पड़ रहा है, कहते यार छोटा कर लेते हैं। किस तरह से करें छोटा? वहाँ पे तो LDA ने कहा था यहाँ पे केनाल या केनाल से ऊपर का प्लॉट होगा। LDA वालों को रिश्वत दी, 4-4 हिस्से कर लिए प्लॉट के। अब वो 5-5 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो बन के घर बिक रहे हैं। वो 5-5 मरले का भी जो है वो 2-2, 2.5-2.5 करोड़ का बिक रहा। तो वो कहते हैं कि यार ये ठीक है। अब जहाँ पे उन्होंने 800 फैमिलीज प्लान की थी, वहाँ पे 3200 फैमिलीज आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने 800 लोगों के मुताबिक सीवेज की पाइप्स डाली थी, बिजली के कनेक्शन दिए थे, सड़कों का साइज रखा था, पार्क दिया था, मस्जिद का साइज, सब कुछ फेल, सब कुछ फेल। और फिर हम लोग कहते हैं जी हुकूमत जो है वो बुरी है। नहीं, हम सारे उसी तरह के कैटेगरी के हैं। चोरों का सरदार बड़ा चोर, इस चीज़ को जहन में रखो, ठीक है ना। हाँ, हम चोर हैं, हमें चोर ही अच्छे लगते हैं, हम चोर ही हमेशा चुनेंगे। गलती से कभी कोई अगर नेक बंदा आ गया तो हम उसको बचने नहीं देंगे। ये चीज़ आप लोग जहन में बिठा लो, क्योंकि हमें वो हजम नहीं होगा। सही है, चलें जी। बहरहाल, तो अब आपको समझ आया इलीगल प्लानिंग से। कराची तो इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। कराची वॉज आवर ट्रेड हब, आज तक हमारा ट्रेड हब है।
हमें चाहे लाहौरियों को कभी कभार ये चीज़ बुरी, मैं खुद लाहौरी हूँ यार, बॉर्न एंड ब्रेड, लेकिन यह कि अगर हम लोगों को ये चीज़ बुरी लगे भी तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। कराची वो जगह है पाकिस्तान की जिसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी उधर से जमा हो रहा है सारा कुछ। उसके बावजूद इल्लीगल हाउसिंग की वजह से या गलत प्लानिंग की वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से बहुत फजूल हालात हैं। और थोड़ी बारिशें बुरशें होती हैं ना, सत्यानाश फिर जाता है उनका पूरे एरियाज़ का। वो आपने देखे हैं ना वीडियो सारी, सैलाब ही सैलाब आए पड़े होते हैं यार, अल्लाह माफ़ फरमाए। बंदा पूछे कि यार यहाँ पे क्या इतनी कोई बारिश हो गई कि जिससे ये हाल हुआ। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली ये है। चलो जी, तो दो चीज़ें मैंने कह दी। पहली तो चीज़ ये कि प्लानिंग ही सही नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि इल्लीगल हाउसिंग वगैरह हो रही है, ठीक है ना, या डेवलपमेंट हो रही है। तीसरी चीज़ कचरे का निज़ाम, सीवेज का निज़ाम क्यों कई दफ़ा सही नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हम लोग खुद ही, ठीक है ना, इंतहा के करप्ट हैं या लेज़ी हैं। क्या है निज़ाम, उन्होंने प्लानिंग सही बनाई हुई थी, प्लान जिस तरह मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कानून मौजूद है किताबों के अंदर, किसमें, हाँ, प्रैक्टिकली बच्चों उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। किसने इम्प्लीमेंट करना है? लोगों ने। वो जो कानून जो हमारे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी इंसान है, कानून के ऊपर फॉलो करने वाले वो भी इंसान है। हम अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी कंफर्ट की वजह से उसको फॉलो ना करें। मिसाल के तौर पे अगर एक गोल चक्कर आए और साथ यूं करके यू टर्न भी हो, आप लोग गोल चक्कर पे चढ़ने लगे हो, तो आप कहते हो कि असूल ये है कि आप गोल चक्कर पे चढ़ के पूरे गोल चक्कर से यूं करके गोल करके फिर आके उस वाली सड़क पे आओ। हम लोग क्या कहते हैं अपनी लेजीनेस की वजह से, और इधर से ही मोड़ ले यार। हुकूमत ने फिर मजबूर होकर क्या किया, हर तरफ के वो मोड़ ही बंद कर दिए, नो सिग्नल जोन्स बना दिए, ठीक है ना। ये हरकत करें बंदे आने तो सुधारा कोई नहीं, ठीक है, तो फिर अब ये चीज़ ही ख़त्म कर दो। तो हम अपनी लेजीनेस की वजह से, और अब किसी बंदे ने आपको पकड़ लिया करते हुए कि यार ये गलत कर रहे हो, थोड़ी सी रिश्वत ही छोड़ दिया, करप्शन, दोनों चीज़ों की वजह से अब बाहर के मुल्कों के अंदर, मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक पठान दोस्त था, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको नस्वार खाने की एक बहुत अजीम आदत थी, ठीक है ना। हाँ, और जिस किसी को इस चीज़ का आइडिया ना हो, वैसे नहीं खानी चाहिए भाई, कभी ना ट्राई करना, लेकिन किसी को इस चीज़ का आइडिया ना हो, नस्वार को भाई कुछ देर के बाद ना थूकना पड़ता है, नहीं थूकोगे ना तो उसका एक अलग ही किस्म का खुमार चढ़ जाता है। और हाँ, तो वो भाई की मैं शक्ल देख रहा कि उसकी शक्ल लाल हुई हुई थी, फुल लाल, कि इसको क्या हुआ है, शम्स यार क्या हुआ है, मुझे कुछ बताइए ना, चुप मुंह। मैं उसका मुंह देखा, मैंने को हो, मैं समझ गया। हम ना ट्रेन में थे उस वक्त, और ट्रेन में कोई डस्टबिन तो थे नहीं, और वो कहता कि यार मुझे ना ये थूकनी है इस वक्त बड़े शदीद तरीके से, और अगर थूकेंगे ना वहाँ पे, वो जहाँ पे खड़ा हुआ था उसके सामने लिखा हुआ था 200 पाउंड्स फाइन फॉर स्पिटिंग। क्या लिखा था? वो परेशान है कि मैं क्या करूं। अब वो इधर उधर देखे, इधर उधर देखे, ऐसे करके उसने साइड पे जाके कहा कि मैं यहाँ पे करता हूँ, सामने कैमरा लगा था ऐसे। मैं उसकी हालत देख रहा था और बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैं क्या देख रहा यार, ये पाकिस्तान होता ना, वहाँ पे 2 लाख रुपए फाइन भी लिखा होता ना, इसने फिर भी खुद करके यूं करके थूकना था। किसने लेना है मेरे से फाइन? यही है ना, यहाँ पे तो बच्चों उन्होंने घर तक पहुँचाना था फाइन, हाँ कटो। हाँ, तो 200 अब देखो ना, इम्प्लीमेंटेशन का खौफ है ना, तो नहीं कर रहा है हरकत। फिर उसको कहीं मैंने टिश्यू दिया है, पता नहीं उस टिश्यू के अंदर करके फिर उसने अपनी जेब के अंदर रखा, लेकिन उसने ये जुर्रत नहीं की कि मैं यहाँ पे थूक दूँ। हम यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी बड़ी बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, चलते हुए सारा गंद जो है ना चलती हुई सड़क पर यूं करके फेंकते हैं। ये हमारी तरबियत है। क्या फ़ायदा हुआ इस सारे पैसे का और एजुकेशन का, जिसके बाद भी आप इसी तरह के डंगर ही रहे फुल टाइम। तो करप्शन एंड लेजीनेस। डस्टबिन साथ पड़ा होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है लोगों को, साथ पड़ा होता है डस्टबिन। मैं एक दिन मस्जिद पढ़ने के लिए अपने ऑफिस से उतरा, वो पहले वो एक फर्म में था, नीचे उतरा ना तो साथ मस्जिद थी, उतरा रेस्टोरेंट था नीचे, सामने डस्टबिन है बिल्कुल, और डस्टबिन के बिल्कुल सामने गाड़ी है, बिल्कुल सामने गाड़ी। और मैं उतर के यूं करके नमाज पढ़ने जाना, खिड़कियां खोली, सारों ने फड़क करके अपने डब्बे बाहर फेंके। वो गाड़ी में ही खा रहे थे खाना ना, सारों ने गंद फेंका। मैं पूरा रिवर्स मारा। मैं कब बजाय इसके मैं वजू करके नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इन सारों को गालम गलोच करूँगा, लड़ूँ छड़ूँ, मैं गया, मैंने सारों के डब्बे उठाए और उनके सामने ना उसके डस्टबिन के अंदर फेंका। अब फिर उनको एक अदद घूरी मारता हुआ जाके ना वहाँ से चला गया। यार हद है यार, सामने तुम लोगों के डस्टबिन है, ये नहीं है कि कोई वो आधा किलोमीटर दूर है बंदा कह के। और अगर हो भी तो यार एक लिफाफे में बंद करके रख लो, क्या चलेगा, कोई मौत आ जाएगी,
घर जाके फेंक देना डस्टबिन के अंदर, बिल्कुल अक्ल नहीं है इस चीज़ में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है? सबसे पहला तो इफेक्ट बच्चों, जाहिर सी बात है कि जिस वक्त आपके किसी सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाए, बहुत ज़्यादा, तो सिस्टम्स इम्प्लोड कर जाते हैं, ठीक है ना, सिस्टम जो है वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। इस तरह के मसले मसाइल होते हैं जहाँ पे आप देखोगे कि यार गटर उबल रहे हैं। क्यों उबल रहे हैं भाई? इसका मतलब है कि अंदर फुल हो गया ना, ओवरफ्लो हो रहा है मामला, पहली चीज़। अच्छा जी, उसके अलावा उनसे होती क्या, उससे बेसिकली पोल्यूशन फैलती है। अगर वो ओवरफ्लो कर जाएगा, गंद फैलेगा, निजासत फैलेगी हर तरफ। सेकेंडली, डिटेरियोरेशन ऑफ जियोग्राफिकल ब्यूटी। पोल्यूशन, एक तो पोल्यूशन फैल रही है, उसके अलावा आपको उस इलाके की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है उससे। जाहिर सी बात है, अगर कचरे पड़े हुए हैं, इतने ज़बरदस्त सड़कें हैं लाहौर की, देख के मज़ा आता है इंसान को, लेकिन साइड आप जाके देखो, अगर ये प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल ना हो रहा हो, सारी साइडें लिफाफे, गंद, कचरा 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 कचरा, मुसलसल। दो चीज़ें ना, हम भी फेंक रहे हैं और हुकूमत भी जो है उसको कलेक्ट नहीं कर रही है कि इसको इकट्ठा करें। हुकूमत ने कलेक्शन के लिए डस्टबिन रखे हुए थे ना, वो भी आते हैं, कहते हैं जी हमने डस्टबिन रखे हुए थे, हम डस्टबिन से कलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोग वो सारा गंद डाल के कहते हैं देखो यार हुकूमत कभी सफाई नहीं करती, कितने गंदे लोग। नहीं यार, उन्होंने जो डस्टबिन रखा था उसके अंदर फेंको। हाँ, डस्टबिन ना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जी इन्होंने डस्टबिन ही कोई नहीं रखे, अब क्या करें, तो गंदे हम खुद हैं। अगली चीज़ ये, इसकी वजह से आपकी सारी वो जो लुक होती है एरिया की, वो ख़त्म हो जाती है। आप ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इतनी इतनी प्यारी, इनको ज़रा लिफाफों के साथ भरे हुए गंद के साथ देखो, और बिल्कुल एक दफ़ा सिर्फ साफ़ करके देखो। यही नहीं कह रहा सड़कें सही कर दो, ये फलाना टमका, नहीं, सिर्फ सफाई। एक चीज़ यार, सफाई तो कर सकते हैं ना, एक सफाई हो ना सिर्फ, तो इलाके का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ज्योग्राफिकल ब्यूटी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। और आखिरी चीज़, स्प्रेडिंग ऑफ इलनेसेस। ये जो डेंगी शेंगी का मसला और ये फलाना मसला और फलाना टमकाना मसला, ये सारे के सारे जो हैं वो इससे ज़्यादा फैल रहे होते हैं। कचरे, पानी, सीवेज वगैरह के वो जो है वो सारे के सारे खड़े होते हैं, उसके अंदर डेंगी, मच्छर, इस तरह की चीज़ें जो है वो जन्म लेती हैं। और उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इशू होता है वो रैट्स का होता है, चूहों का, ठीक है ना। ये शायद आप लोगों को ज़्यादा फील ना हो रहा हो, लेकिन चूहे जो हैं दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ स्प्रेडिंग इलनेसेस इन द वर्ल्ड। और जहाँ पे कूड़े शूड़े इस तरह से पड़े हो ना, वो उनके लिए सबसे बड़ी इनहेबिटिंग की जगह होती है। कूड़े और ओपन गटर्स वगैरह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रहते हैं, चूहे भी और कॉकरोचेस भी है। कॉकरोचेस का होना तो हमारे लिए कई लिहाज से फ़ायदा भी है, लेकिन यह है कि चूहे जो है ना, इट्स अ पेस्ट, प्योर पेस्ट है वो, ठीक है। तो उनकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बेटे अगर कॉकरोचेस ना हो ना, तो आपसे सांस ना ली जाए, इतनी बदबू है पूरे इलाके के अंदर। इनका जो खून है ना, उसके अंदर एक खासियत होती है कि ये कई तरह के सल्फ़र और इस तरह की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइट कलर का ब्लड होता है इनका ना, कभी इनको मारो तो देखो, तो वो उसके अंदर एक खासियत ये होती है कि वो जो उसके इर्द गिर्द की जो ओडर्स होते हैं ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से बड़ा कंट्रोल रहता है स्मेल्स के ऊपर। चलें जी, अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा वाला टॉपिक, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गार्बेज डिस्पोजल। सीवेज। अच्छा जी, तीसरा टॉपिक जो है ना बच्चों, जो अभी तक जिसका सैंपल आंसर्स में नहीं लिखा हुआ, वो है साइको सोशल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रीट बेगिंग। ये साइको सोशल इफेक्ट्स, ये ना बड़ा शुरू वाले पेपर से ये आ रहा है, यानी कि जब से ये पीआरसी का सारा सिनेरियो शुरू हुआ है, तब से ये वाला टॉपिक ना ऑन अ रेगुलर बेसिस टेस्ट हो रहा है, साइको सोशल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रीट बेगिंग। आप इस साइको सोशल से टेंशन में मत आ जाना, ठीक है ना। ये कोई बड़ा पता नहीं क्या कोई अनोखा सा वर्ड है, नहीं, नथिंग, ठीक है। बेसिकली ये सोशल इफेक्ट्स की बात हो रही है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात हो रही है कि यार इससे क्या क्या मसले मसाइल पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रीट बेगिंग, ये आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। लिहाजा हमने इसके कॉजेज ही को ख़त्म करके रख देना है। जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो किसके ऊपर मेनली फोकस करेंगे? हाँ, इसी तरह जो ये पोल्यूशन वाला था, ये जो गार्बेज डिस्पोजल वाली चीज़ थी प्रॉब्लम, इसके भी जो कॉजेज हैं वो मेन इशू है, ठीक है ना। हाँ, कॉजेज को ख़त्म करना आसान है। अच्छा जी, साइको सोशल इफेक्ट ऑफ स्ट्रीट बेगिंग, तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनेगी? हम कहेंगे कि जी कि स्ट्रीट इन रीसेंट टाइम्स वी आर सीइंग एन इंक्रीज या इनफ्लक्स ऑफ स्ट्रीट बेगिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, विच इज कॉजिंग अ नंबर ऑफ इशूज इन आवर सोसाइटी। चलो, दैट इज इट, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई है। कॉजेज क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये, हाँ जी,
स्ट्रीट बेगर्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं भाई? चलो जी, हमें पॉवर्टी तो समझ आ रही है, पॉवर्टी। अच्छा, अगर आप इन्फ्लेशन लिखोगे ना साथ, तो वो तकरीबन सेम चीज़ बन जाएगी। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट्स जो है ना, इनको यूनिक होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? यूनिक होना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, पॉवर्टी जो है ये आम तौर पे आती ही हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आती है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखो अगर इन्फ्लेशन हो भी और आपके पास एडुकेट एम्प्लॉयमेंट हो तो फिर शायद नहीं आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये पॉवर्टी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना तकरीबन ये इंटर रिलेटेड है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक बना के पॉइंट वो लिख सकते हो। अच्छा, और कोई चीज़? आपको पता है दुनिया की सबसे ज़्यादा आज से 10-15 साल पहले अनएजुकेटेड अवाम कौन सी थी? मिडल ईस्ट। क्या ख्याल है कितनी पॉवर्टी थी उधर? दुनिया के अमीर तरीन लोग, जिस मर्जी चीज़ की वजह से हो, जिस मर्जी चीज़ की वजह से हो। आप यकीन जानो, सबसे ज़्यादा गरीब तरीन मुल्कों में से एक है, सबसे ज़्यादा। अब नहीं, लेकिन उन्होंने 40 साल इंतहाई मुश्किलात के और गुर्बत के देखे हैं। फ़कीर ढूंढने को ना मिले, सारे करते हैं अपनी मेहनत, लगे हुए कर रहे होते हैं मुसलसल अपना काम। उनके जितनी करप्ट अवाम थी या जो भी उल्टे सीधे थे ना, वो इधर आ गए थे। बाय द वे इधर अभी मैं आपको बता दूं, वो बेचारे लगे हैं, वो बड़े मेहनती हैं, उनके भी बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इधर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको जो पठान वहाँ पे नज़र आएगा ना, पठान बहुत रेयर केस मांगते हैं, बहुत रेयर केस। अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता उनके बच्चों को या किसी को अगवा करके उसकी पूरी माफिया बनी हुई हो, जो कि आपको गुलबर्ग वगैरह में भी नज़र आएगी, कई जगहों पे नज़र आएगी। और मासूम से बच्चे होते हैं, उनको वैसे ही देख के बंदा कहता है चलो यार दे दो। ये माफियाज हैं, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो। उन बच्चों को अगवा करके इन सारों को, कई यतीम होते हैं, कई उनको लेके आए हुए होते हैं इधर, उनको बिल्कुल ना सपोर्ट करो। अदरवाइज़ अमूमी तौर पर एक आम पठान बेचारा इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन यह है कि वो मांगने मूंगने पर नहीं आता आम तौर पर। तो बच्चों, ये चीज़ ना कौम की फितरत के अंदर भी होती है। इसको हम कहते हैं अ ट्रेंड टूवर्ड्स ईजी मनी। क्या कहते हैं? हाँ, मेहनत से भाग रहे हैं हम लोग, ये आसान पैसा है। मैं आपको एक अजीब सी चीज़ बताता हूँ। देखो, आपका क्या ख्याल है कि एक ये जो भिखारी है वो कितना कोई कमा लेता होगा दिन का? स्पेशली जिनकी मार्केट हाई हो, क्या प्राइम लोकेशंस के ऊपर हो, भाई दिन का 5 से लेकर 25,000 तक एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या? हाँ जी, स्पेशली ये जो 3 बड़े शहर है ना हमारे पाकिस्तान के, लाहौर, इस्लामाबाद और स्पेशली कराची। कराची जो है ना, इधर आपको चाहे जो, कराची एक बड़ी एक्सट्रीम जगह है। एक तरफ वहां पे जुर्म इतना है और एक तरफ इसके सदके खैरात भी बहुत हैं। हाँ वाह भाई, मटन बिरयानियाँ जो है ना, वो उसके लंगर लगे होते हैं। बंदा कहता है यार कमाल है यार, है भी सही है। ऊपर से माशाल्लाह वो हर छोटी छोटी चीज़ पे लूट मार भी कर रहे होते हैं एक दूसरे की, तो ये भी गलत बात है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। लेकिन ये 3 शहरों में ना सदका खैरात वगैरह बहुत हो रही हैं, और भी शहरों में है, लेकिन उधर आबादियाँ निस्बतन कम है, तो वहाँ वो इनकी इतनी प्राइम मार्केट्स नहीं है, समझ रहे हैं? आपको पता है इस चीज़ का आज से कुछ अर्सा पहले स्ट्रीट बेगर्स ने इशारा सही करवाया था, क्या याद है? और कहा था जी इशारा सही करो, गड्डियां रुक दिया ही नहीं, हमारी तो रोजाना की कमाई जा रही है। हुकूमत ने कहा जी बजट नहीं होना, कहा छो बजट असी सही करा देना है, लो फड़ो, नया इशारा लगवाया। वाह कमाल नहीं है? वो केस निकला था जहां पे वो डॉक्टर लड़की की शादी हो गई थी, सुना किसी ने? नहीं सुना? फेसबुक में यूट्यूब पे जाके सर्च करना। उस लड़की की शादी हुई, कुछ अर्से के बाद बेचारी खुला लेने के चक्कर में आ गई, कहती जी मुझे खुला चाहिए। क्या हुआ? उसका इंटरव्यू लिया इन्होंने, कहते जी वो सारा का सारा मेरा ससुराल जो है वो उनका बेसमेंट, वो इतना बड़ा घर और क्रूजर्स खड़ी हुई और सारा कुछ, कहती सब माशाल्लाह उनका फैमिली बिजनेस था मांगने का। कहती मुझे तो पता तक नहीं था, इतने जबरदस्त किस्म के अमीर कबीर किस्म के लोग। तो इस लेवल का भाई ये बिजनेस है। तो इजी मनी पहली चीज ऑब्वियसली पॉवर्टी है। अगर आप देखना चाहते हो ना कोई गरीब शख्स, आप यकीन जानो वो बेचारा ना वो लेते हुए शर्मिंदा हो रहा होता है पैसा, वो आदी नहीं होता मांगने का। वो अगर उसको मजबूरन कभी खुदा ना खासा इस तरह करना ही पड़ जाए, उसके पास अगर पैसे आ जाएंगे ना वो गायब हो जाएगा, वो नहीं आपको मांगता नजर आएगा।
तो ऑन द अदर हैंड माशाल्लाह जो प्रोफेशनल मांगने वाले होते हैं टेलर मेड दुआएं देंगे आपको, टेलर मेड दुआएं, देखते ही आपको कस्टम की हुई दुआएं देंगे। ठीक है ना, ये दाढ़ी वाले लग रहे हैं इनको हज करवाना है, ये नया नया जोड़ा लग रहा है इसको औलाद की दुआ देनी है, ठीक है ना, हाँ फलाना वो टेलर मेड दुआएं। तो अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये सारा भाई बिजनेस है, इजी मनी है। इनको आप कहो ना कि यार मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ, कभी भी नहीं आएंगे आपके पास। हाँ मैंने एक आध कि यार मैं अपनी फर्म में रख लेता हूँ तुझे, आज नहीं साहब बस मुझे थोड़े से पैसे दो। क्यों भाई तुझे थोड़े से पैसे दे दूंगा, तुझे तनख्वाह देता हूँ आओ। नहीं वो नहीं आएंगे भाई, आराम से मिल रहा है, ये क्या 9 to 5 आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बस। तीसरी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस तरह मैंने आपको कहा ना, माफियाज बहुत हैं इंक्लूडेड इसके अंदर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग बहुत हैं, स्ट्रीट क्राइम के लोग बहुत हैं। आपने देखा है आते ही मुंह ऐसे करके सीधे अंदर आ जाते हैं, कभी देखा है इनको करते हुए? मांगने वाले गाड़ी के अंदर आप बैठे हो ना, सीधे ही आके ना ऐसे करके ना शीशे के साथ भाई दे दो तो मैं एक दफ़ा ना इनको कहा, वो कोई खुसरा था जिसने यूँ करके ना सीधे मैं शीशा नीचे किया, मैंने कहा अगली दफ़ा यार तूने इस तरह किया ना साथ, मैंने तेरा अंदर चेहरा करके ना शीशा ऊपर कर देना है, कहा फिर मैं तुझे घर तक लेके जाऊँगा। तू गाड़ी में क्यों घुस रहा है? अजीब बात है यार, अंदर ख़वातीन बैठी हुई हैं, सारा कुछ है, तुम्हें किसने क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें अंदर देखने का क्या तुम्हें मिल रहा है? बस मांग लो हल्का सा पीछे से। तो बात ये होती है इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत है, वो अंदर झांक के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगले वाले मोड़ के ऊपर कहना है कि नहीं, कि इनको रोको कि नहीं। इस चीज़ को ज़हन में रखो, इसमें बहुत है। लाहौर में निस्बतन कम है, कराची में बहुत ज़्यादा है कि वो वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं, अगले वाले चौक तक मैसेज कर देते हैं बाइक पहुँच जाएगी, रोक के चलो जी। ये उनका रिकॉनेसेंस सिस्टम है, क्या है? हाँ सर्विलेंस सिस्टम है उनका, ये सारा का सारा। तो ये अल्लाह हिफाजत फरमाई है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, माफियाज हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो ये 3 मेन कॉजेज़ हैं। लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये हम लोग एज एन इफेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख दो जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ना उसकी वजह भी ये कॉज है। अच्छा, अब इफ़ेक्ट्स में क्या आएगा? इफ़ेक्ट्स में जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। स्ट्रीट या आप कह सकते हो जी स्नैचिंग और मगिंग के वाक़यात जो है वो बढ़ जाएंगे। और फिर आप गाड़ी चला रहे हो और उस भाई को अर्निंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने अगले वाले से जो है ना भीख मांग के जाना है। पीछे से आपकी गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट का चांस इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा अजीब व गरीब किस्म के हुलियों के अंदर लोग, वो पीछे से ऊपर हुए हुए हैं, आगे से नीचे हुए हुए हैं, बाजू जो ऐसे करके एक हिलाता हुआ ले आते हैं आपके सामने, ठीक है ना, वो एक ऐसे स्टपनी सी एक लगी होती है उनकी, वो हिलाते हुए आ जाते हैं। हाँ, हम सारों को उस पर रहम आ रहा होता है, ऐसा ही है ना। 99% इनमें से फ्रॉड होते हैं, उनकी टांगे बाजू सब कुछ निकल आता है थोड़ी देर के बाद बाहर, सब कुछ। आपको यकीन ही नहीं आएगा, इतने भी हो सकता है यार, पूरा पूरा बांधा होता है उन्होंने अपनी टांगों को, सारा दिन की प्रैक्टिस होती है उनकी ये हरकतें। अब हमारे जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया, मेरी तबीयत ही ख़राब रहती थी कि यार इतने डिसेबल्ड लोग हैं पाकिस्तान में, जिधर देखो बेचारे की टांग कटी हुई है, ये हुआ है। बंदा पहले ही नरम पड़ा होता है, ऊपर से अपने मुल्क के साथ एक अलग सा लाड प्यार आ रहा होता है, उन्होंने कहता है एनू भी दियो पैसा, एनू ही दियो पैसा, ए भी 100 रुपए से इसका क्या बनेगा, 1000 रुपए दो। फिर बाद में बंदा टीवी पे देखता है वो जो स्लोगन नहीं है, सब फड़े जान गए, उनके अंदर से निकला, कहता है यार मैंने इसको दिए थे इतने पैसे, ये क्या बदतमीजी हो गई, तो नहीं देने। हाँ ठीक है, इसका असूलन हल वही बनता था जो अल्लाह ताला, खैर मैं कोई उसको कोई सपोर्ट में नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी जिस तरह इसने बड़ा अच्छा एक काम किया था, जितने जो खाने पीने की जगह बनाई थी इमरान खान वगैरह ने, जो भी यार पनाहगाहें वगैरह थी, ये सबसे सही काम होता है। वहाँ पे यार जो हकीकतन ज़रूरतमंद है वहाँ पे जाके कर लेना। ये स्ट्रीट में किसी को अलाउड नहीं है करना। जे वॉकिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जहाँ पे आपकी जेब्रा क्रॉसिंग ना हो, जहाँ पे कोई ब्रिज ना हो, आप सड़क पार करें, जिसको हम अपना एक आम हक समझते हैं कि जी देख के यूं करके तो सड़क पार कर लो, ये इलीगल है और उसके बड़े ठीक ठाक फाइन होते हैं। हत्ता कि अगर ये आप कंटिन्यूसली करते हुए पकड़े जाओ तो थाने के अंदर बंद किया जाता है बाहर के मुल्कों में। तो कहते हैं यार तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो, इससे एक्सीडेंट का चांस इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ने का चांस इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा मेंटल टेंशन या डिप्रेशन या एंग्जाइटी बढ़ रही होती है इनके हालात देख देख के। और क्या हो सकता है, कोई है और कोई इसके अंदर इफेक्ट? काफ़ी है इतने। इसके ऊपर हमने मेन फोकस किस पे करना है? कॉजेज़ पे। लिहाजा जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो आप कहोगे कि हुकूमत को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। वो बेचारे बनाते रहते हैं लेकिन कोई ख़ास फॉलो नहीं होता।
फिर उसके अलावा आप कहो जी कि लोगों को इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इजी मनी वगैरह को, ये कि इस तरह से ये मांग रहे हैं तो उनको दें, उसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें जॉब्स वगैरह की। तीसरा हम लोगों ने क्या कहा था, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसके खिलाफ तो खैर हुकूमत ही कर सकती है काम, आम आवाम नहीं कर सकती। आम आवाम सिर्फ एक चीज़ कर सकती है, इनको इंकरेज बिल्कुल ना करें। जहां पर भी बच्चों क्राइम होता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि हम उसको इंकरेज कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से, उस ऑर्गेनाइज क्राइम की बदनामी की वजह से, जिस तरह आपको आजकल जितने भी कोई अक्लमंद या नेक लोग नजर आएंगे, सब कहेंगे कि यार इनको ना दो। बंदा कहता है कि यार इसमें कोई अगर बेचारा हकीकतन ज़रूरतमंद हुआ, दिस इज़ ट्रू, ये अनफॉर्चुनेटली इसका एक साइड इफेक्ट है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जब एक आम पॉलिटिशियन को, एक करप्ट पॉलिटिशियन को, या करप्ट किसी ताकतवर इंसान को ये चीज़ नज़र आए कि अच्छा यार अगर मैं अपने 5-10 मांगने वाले इधर लगा दूं तो मेरा रोज़ाना का 4-5 लाख रुपए इनकम होगी, उसको ये चीज़ समझ आ रही है, तो आपके ख्याल में वो नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लोग जो है ख़रीदता फिरेगा? वो करेगा ये काम। उसकी वजह से हम उसको अगवा करने पे और इन सारी चीज़ों के ऊपर उकसा रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस चीज़ को डिस्करेज करो यार, खुद ढूंढो गरीबों को और उनकी हेल्प करो। ये जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं ना, इनको नहीं। चलें जी, अगला है बच्चों इफेक्ट नहीं है, अगला है टॉपिक रिडक्शन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, मेरे ख्याल में एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सॉरी, वो भी इसी में बेटे, वो भी साथ ही आएगा। मैं ना असल में तरतीब वाइज जा रहा हूँ ताकि ख़त्म ना हो। एक सेकंड से मैं देखता हूँ किधर है डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा बिल्कुल एंड पे, चलो इसके बाद फिर मैं करवा देता हूँ। अच्छा वो मेन वाले के अंदर नहीं, ये मैंने अलहदा से एक रखा हुआ है ना, असल में ये वो हैं जिनके अभी तक ना इसमें डाले नहीं हुए उसने। इसका तो उसने लिखा हुआ है ना सैंपल आंसर, हाँ इसका तो सैंपल आंसर लिखा हुआ है, मैं करवा देता हूँ। हाँ ये मैं करवा देता हूँ, लेकिन पहले ना बच्चों ज़रा इसको मैं फिनिश करवा दूँ जिसके नहीं लिखे हुए। अच्छा जी, रिडक्शन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ जो है उनकी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है, काम करने का सलाहियत वगैरह सारा कुछ। आप ये कह सकते हो कि बिजनेसेस over time या time and again may face the problem of their employees not working to their full potential, ठीक है, ये इसका एक तरह का डिस्क्रिप्शन है। businesses may face the problem of their employees not working to their full potential। तो बेसिकली आपकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवर टाइम या टाइम एंड अगेन अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बीइंग अ टीचर मैं एक दिन के अंदर फर्ज करो 8 तक क्लासेस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा, या मैं अगर अपना सिलेबस जो है वो विद इन 1 मंथ ख़त्म करवा सकता हूँ, मैं नहीं करवा रहा, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं 2 महीने में करवाऊँगा, 3 महीने में करवाऊँगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं ना दे रहा। तो अब इसके कॉजेज़ और इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम ज़रा कॉजेज़ की तरफ देखते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं दे रहे? इनके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। क्या होगी? कोई ना कोई चीज़ है, मोटिवेशन की कमी है, जो ये काम पूरी तरह से सही तरीके से नहीं कर रहे। मोटिवेशन क्यों कम है? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उनको प्रॉपर पे नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? हाँ, आप उनको कह सकते हो कि दे आर नॉट रिसीविंग फेयर या कंपेटिटिव पे। कंपेटिटिव पे का मतलब क्या होता है बच्चों? जी बच्चे, हाँ शाबाश, जो मार्केट के अंदर आजकल नॉर्मल चल रही है, यानी कि कंपेटिटर्स जिस तरह की दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 7 एक कॉलेज जो है वो लाख रुपए दे रहा है तनख्वाह और ये लोग भी लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव पे है, ठीक है। यहाँ पे ये एम्प्लॉई ये नहीं कह सकता जी कि मुझे तनख्वाह कम मिल रही है, वो कहें यार देखो मार्केट में चल ही रही है। और अगर 7 वाला जो है फ़र्ज़ करो 5 लाख दे रहा है और ये लोग लाख दे रहे हैं, तो फिर वो एम्प्लॉई जो वो कहेगा कि यार बस मुझे किसी तरह से वहाँ पर जॉब मिल जाए, वो कहेगा बस मैं यहाँ से निकलने की करूँ। और अगर उसको वहाँ जॉब नहीं मिल रही फिर भी वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो जॉब से अच्छा, दूसरी चीज़, तनख्वाह वगैरह तो आप अच्छी दे रहे हो, उसको वो काम ही नहीं पसंद, उसको वो काम ही नहीं पसंद, काम ही नहीं पसंद। मिसाल के तौर पर मुझे BWCS का पेपर ही नहीं पसंद, क्या ख्याल है? तो अब मैं चाहे जितना मर्जी वो मुझे तनख्वाह दें, चाहे जो मर्जी हो, देयर विल कम अ टाइम आई विल गेट बोर्ड ऑफ इट वेरी क्विकली। तो मैं कहूँगा नहीं यार बस हो गई मेरी,
मैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं दूंगा जो मैं उस पेपर के लिए दूंगा पढ़ाते हुए जो मुझे पसंद है। और अगर मुझे ये पसंद हो पढ़ाना तो हो सकता है कि मैं कम तनख्वाह के ऊपर भी ये काम करने को तैयार हो जाऊं। ये चीज़ें हैं मेरे को। पहली चीज़ है पे स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज़ है द एम्प्लॉय डज नॉट लाइक द वर्क बीइंग गिवन टू हिम। तीसरा है काम पसंद तो है उसको, पे भी ठीक है, उसको आता ही नहीं करना। लैक ऑफ ट्रेनिंग। क्या चीज़? लैक ऑफ ट्रेनिंग। उस बेचारे को काम ही नहीं आता करना। अब उसको लाखों चीज़ पसंद हो, उसको सीखते 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 कुछ ना कुछ अरसा लग जाएगा। या उसका बेहतर हल ये होता है कि आप किसी सीनियर के थ्रू या किसी के थ्रू उसकी ट्रेनिंग करवा दो, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अब वो करना भी चाह रहा है, मोटिवेटेड भी है और उसको काम पसंद भी है, वो उससे भाग नहीं रहा, लेकिन अब उस बेचारे को आता ही नहीं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% प्रोडक्टिविटी फ्रॉम हिम। वो जब सीख जाएगा फिर आप देखोगे कि वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि उसको वो काम पसंद है। ठीक है, तो ये तीन मेन चीज़ें बच्चों। पे स्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई ना कोई मोटिवेशन नहीं है ना सही उसकी। दूसरा, उसको काम पसंद ही नहीं है। तीसरा, उसको काम आता ही नहीं है। अब इससे इफेक्ट क्या आएंगे? क्या इफेक्ट्स आएंगे आपके ख्याल में? सर अब सारे बच्चे कहेंगे सर काम ठीक नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने ना, ये काम ठीक नहीं हो रहा बहुत जनरल है, बहुत जनरल है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये कहनी है कि जिस वक्त एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कम होती है ना, तो इट इज़ कंटेजियस। क्या है? हाँ, ये चीज़ फैलती है, बाकी एम्प्लॉयज़ के अंदर भी असर आता है। मिसाल के तौर पे अगर बीइंग ए सीनियर टीचर मैं एक हरकत करना शुरू कर देता हूँ कि मैं नहीं करवा रहा यार, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो सारे कहेंगे अच्छा अगर यार ये भी ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। तो जिस वक्त एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लो होती है ना, इट इज़ कंटेजियस, वो आगे फैलती है, बाकी लोगों के अंदर भी आती है। और इसी तरह अच्छा वाला इफेक्ट भी फैलता है। अगर आपने सीनियर्स को देखो ना, ये बड़ी जान लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो जूनियर भी कहता है यार मैं भी करता हूँ, मैं भी इसी तरह से करता हूँ। तो ये चीज़ हमें ना मोटिवेट भी करती है। दोनों ही चीज़ें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कंटेजियस, लेकिन नेगेटिव आमतौर पे देखने में ज़्यादा कंटेजियस होती है। अच्छा जी, सेकेंडली आप कहोगे कि जी जिस वक्त एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लो होती है तो कस्टमर्स भी जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं होते। आपका सेल्स स्टाफ है, अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ पेश नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है नहीं आपका सेल्स स्टाफ। तो कस्टमर क्या आपके ख्याल में खुश जाएगा? एक सेल्स स्टाफ वो है जो कि अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ आपके कस्टमर के साथ मिला है, अच्छे तरीके से उसने बात की, कस्टमर भी चाहेगा कि वो दोबारा आए इधर, वो कहेगा यार बड़े अच्छे लोग हैं, तमीज़ के साथ बात करते हैं, मसला सही तरीके से सुनते हैं। एक आपका एम्प्लॉई है जिसने काम तो कस्टमर का सही कर दिया लेकिन बड़े सड़े हुए तरीके के साथ, ठीक है, आया हाँ ठीक है यार ये लो पकड़ो, काम उसने बिल्कुल सही किया, एफिशिएंटली किया, लेकिन इखलाकी तौर पे उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो भी, तो इखलाकी तौर पे भी प्रोडक्टिविटी चाहिए और प्रोसेसिंग तौर पे भी प्रोडक्टिविटी चाहिए। इखलाक बहुत अच्छा है, काम में घंटा लगा दिया, हो ही ना, वो भी तंग आ जाए, कहेगा यार यहाँ पे बंदे अच्छे हैं लेकिन काम अच्छा नहीं है, समझ गए हो, कहे नहीं यार मुश्किल काम। कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड। पहला, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अगर किसी एक की कम होगी कंटेजियस होगा। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है इफेक्ट होगी। तीसरा, आपके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस हो जाएंगी। अगर एम्प्लॉय ध्यान से काम नहीं कर रहा या एम्प्लॉय जो है वो भरपूर काम नहीं कर रहा जान लगा के, या ध्यान से नहीं कर रहा या भरपूर काम नहीं कर रहा, तो आपकी जो प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ की, मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर बनाते हो तो फर्नीचर की फैक्ट्री और फर्नीचर बनाने वाले लोग जो है ना वो तंग आए पड़े हैं फर्नीचर बनाने से, प्रोडक्टिविटी उनकी लो हो गई है, तो या तो उनका ध्यान हट जाएगा, फ्लॉज होंगे, वेस्टेज बढ़ जाएगी, चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है ना, कस्टमर्स की तरफ से शिकायतें आएंगी जी चीज़ ठीक तरीके से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी लो थी। या अगर आप एक दिन के अंदर 500 यूनिट बनाते थे तो 500 यूनिट नहीं बनेंगे, 400 यूनिट बनेंगे, 300 यूनिट बनेंगे। तो आप कहो जी कि प्रोडक्टिविटी जो है, एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी लो हुई है तो उसकी लो हुई है, नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लो होगी। तो एज अ रिजल्ट आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। अच्छा, अब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के रिडक्शन, ये नेगेटिव टॉपिक है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी सूरत के अंदर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो, लिहाजा फोकस हमने करना है कॉजेज़ पे। भाई उसको कंपेटिटिव फेयर पे दो, उसको आप ट्रेनिंग दो और उसको आप वो काम दो, कोशिश करो कि वो काम दो जो उसको करना पसंद है।
कोशिश ये करो। देखो हर दफ़ा ये पॉसिबल नहीं होता हर चीज़, लेकिन अगर एक बंदे को एक काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन वो है उसमें बहुत अच्छा, ट्रेनिंग उसकी अच्छी है, वो उसको आता हुआ बड़ा अच्छा है, तो यार उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए पे थोड़ी सी ज़्यादा दे दो, वो कम से कम खुश तो हो जाए, कर तो ले। आप उसे कहते हो यार मुझे भी पता तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे काम करोगे तो यार मैं उसको कोई इंसेंटिव दो। इंसेंटिव क्या होता है बच्चों? जी बेटे, यार मेरी इतनी बच्चे उर्दू अच्छी नहीं है, मुहर्रिक करने का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है, इंसेंटिव से मोटिवेट होता है इंसान, लेकिन इंसेंटिव बजाते खुद होता क्या है? ये तो इंसेंटिव का इफेक्ट है। हाय देखो, इंसेंटिव को इंक्रीमेंट के साथ कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं करना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, क्या कर देना। हाँ, रिवॉर्ड क्या होता है? हाँ, अ प्रॉमिस फॉर अ रिवॉर्ड। एक है आपने अच्छा काम किया, मैंने आपको इनाम दे दिया, ये है रिवॉर्ड। और एक है कि अभी काम नहीं हुआ, मैंने आपको कहा कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं आपको ये इनाम दूंगा, ये होता है इंसेंटिव। हाँ, उससे आप उसको मुहर्रिक कर रहे हो, ठीक है ना, उससे आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इंसेंटिव जो है बेसिकली इज अ प्रॉमिस फॉर अ रिवॉर्ड। तो आप उनको इंसेंटिव्स दो, क्या दो? कि भाई अगर तुम अच्छा काम कर दोगे तो हम तुम्हें इस तरह से ये चीज़ दे देंगे। चलो जी, अच्छा जी, अब ज़रा पहले वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो है उसको देख दें। इसका तो मेरे ख्याल में आप लोगों के फीडबैक के अंदर सैम्पल आंसर्स दिए हुए हैं। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, अभी तक मेरे ख्याल में मेरे पास 2 या 3 बच्चे आए हैं टोटल, जितने भी आज तक हमारे स्टूडेंट्स ने किया उसमें 2-3 बच्चे आए हैं। कौन सा नंबर है बच्चों? 11। अच्छा, और दोनों तीनों से जिस वक्त मैंने बात डिस्कस की ना, तो मुझे पता ये चला कि उनको ना ज़रा सही तरीके से वो चीज़ समझ नहीं आ रही, जो कि मुझे पर्सनली ये लगा था कि ये आसान टॉपिक है। मुझे पर्सनली कम से कम ये लगा था कि आसान टॉपिक है। चलो हम लोग ना बजाय इसकी तरफ देखने के, इसको ज़रा अभी साइड पे रखो और ख़ुद बताओ कि डोमेस्टिक वायलेंस की क्या कॉजेज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस का पहले तो मुझे मतलब समझाओ क्या है। हाँ जी, घर में कोई अजीब सा पुरतशद्दुद किस्म का रवैया एक दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, सीधी सी बात है, एक दूसरे का मार धाड़ हो रही है, चाहे वर्बली चाहे फिजिकली आप एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हो, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ही ज़हन में आती है, बंदा समझता है कि इंसान जो मर्द है उसने जूती उठाई हुई है, डंडा उठाया हुआ है और औरत को पीट रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इट कैन बी बोथ वेज। और ट्रस्ट मी, बड़े सारे बंदे भी खुदकुशियाँ करते हैं। हाँ, ये चीज़ भी जहन में रखो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए होते हैं, चाहे फिजिकल ना हो, ठीक है ना, वो वर्बल भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं, वर्बल भी है, फिजिकल भी है। लेकिन बहरहाल डोमेस्टिक वायलेंस का ताल्लुक घर के साथ है, घर की लाइफ के साथ है। अब क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों एक दूसरे के साथ इस तरह से पुरतशद्दुद किस्म का रवैया कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? हाँ, सबसे क्यों डिप्रेशन क्यों है? सबसे बड़ी वजह ना लड़ाइयों की बच्चों घरों के अंदर, वो आमतौर पे फाइनेंशियल हालात होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, तो आप इसके अंदर लिखो, ये स्पेशली आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा मसला है। आप देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के वैसे तो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज़्यादा जो केसेस आपको मिलेंगे ना, वो या एक्सट्रीमली अमीर लोगों में मिलेंगे या गरीब गुरबा के अंदर मिलेंगे। दोनों के अंदर ना इस तरह के मसले चल रहे होते हैं। जो अमीर बनता है ना, उसको ये ना समझो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, उसको जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, वो उसका गरीब से बहुत आगे के दर्जे का होता है, उसके ऊपर और ही तरह की टेंशनें होती हैं। तो इन दोनों के अंदर आप आमतौर पे देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा होते हैं। बैठ जाओ यार, अगर मॉडलिंग नहीं करनी तो आ जाओ, जगह ही नहीं है मेरे बच्चों। या ज़रा थोड़ी सी जगह बना लो फ्रंट रो में, ज़रा बैग साइड पे कर लो और थोड़ी सी जगह बना लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, बैठो इधर, आ जाओ, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल स्ट्रेस, आप उसके अंदर एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह। अच्छा, दूसरा है कि हकीकतन हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए हो क्योंकि जो आप लोगों ने कहा ना डिप्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़, इसकी बजाय आपको कि साइकोलॉजिकल इशू ना हो। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो तो समझ आ रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपकी लैक ऑफ एजुकेशन एंड आप ये भी कह सकते हो कि लैक ऑफ ग्रूमिंग। क्या चीज़? हाँ सॉरी बेटे, हाँ, लैक ऑफ ग्रूमिंग, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ग्रूमिंग, ये भी आ सकता है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या मसले मसाइल होंगे, कौन बताएगा? ठीक है, और
डोमेस्टिक वायलेंस के कई कॉजेज़ हैं, मुझे बताओ मेनली कॉजेज़ हम लोगों ने बता दिए। एक तो फाइनेंशियल वाला है, दूसरा हमने कहा जी कि वैसे भी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, है ही दिमाग से ही बंदा फिरा हुआ है या औरत फिरी हुई है दिमाग से, क्रैक है आधे आधे, ठीक है ना। हाँ, वो आधे क्रैक जो होते हैं ना, दूसरे बंदे को पूरा क्रैक कर देते हैं। हाँ, खुद आधे ही रहते हैं, दूसरे को पूरा क्रैक कर देते हैं। तो ये भी मसले मसाइल हैं। अच्छा, और क्या चीज़ हो सकती है? सबसे बड़ी वजह, और से सुनो, नहीं ये आप लोगों को लग रहा है अरेंज्ड मैरिज, ठीक है ना। हाँ, ऐ मैं तानू दस दिया, अनलेस एंड अनटिल वो पुप्पो की बेटी से हुई है और पुप्पो की बेटी को आपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा मुँह चढ़ाए हो, फिर वो आपके साथ करेगी डोमेस्टिक वायलेंस, और उसके बाद आप किसी जोगे नहीं रहोगे कहने के कि मैं किसको जाके शिकायत करूँ तो किसे करूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, बहरहाल मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, पुप्पो की बेटी नहीं है भाई। एनीवे, किधर है, क्या बात कर रहा था यार मैं। हाँ, सबसे बड़ी बच्चों एक वजह डोमेस्टिक वायलेंस की। देखो डोमेस्टिक वायलेंस में ना बच्चे भी आपस में वायलेंट हो सकते हैं, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का सीन है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को? मीडिया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है ना बच्चों को, माँ बाप के अलावा डायरेक्टली, अगर माँ बाप भी इस तरह के हैं तो बच्चे भी इस तरह के होंगे, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा जो एक बड़ी आप समझ लो वल्नरेबल एज से जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है ना वो मीडिया है। अब वो देख रहे हैं हर तरह की मार धाड़ और उल्टी सीधी किस्म की चीज़ें, और हमारा तो एक कॉमन चीज़ है, लड़के तो जहाँ हों और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, लड़के हम उसको कहते तो प्ले फाइटिंग है, लेकिन वो प्ले फाइटिंग कैन एट टाइम्स एस्केलेट टू अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ लेवल। तो वो चीज़ जो है वो ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है। आपस में लड़ भड़ रहे हैं सारा कुछ मीडिया के साथ इन्फ्लुएंस हो गए। अब उनको ये पता नहीं है कि इंसान कितना नाजुक है। मीडिया के अंदर तो बहुत हाइप अपना एग्जैजरेट करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, असल में इंसान इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो उसके साथ इन्फ्लुएंस होकर तो ये हरकतें कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, या लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड लैक ऑफ ग्रूमिंग, ये सारी कॉजेज आती हैं 4-5 तरह की। आप इसको जौन सी भी बेहतर लगती है वो लिख लो। अब डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इफेक्ट्स क्या आएंगे? सबसे पहला तो एक वाज़ेह सा इफेक्ट है बच्चों, वो ये है कि लोगों की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। मार धाड़ हो गई, खुदा न खासा डैमेजेस किसी भी तरह की हो सकती हैं, फिजिकल इंजरी आ सकती है, इमोशनल डैमेज हो सकती है, वो है मीम इमोशनल डैमेज, नहीं, लेकिन हकीकत बात यह है कि लोगों को देखने में आया कि वो बड़े बड़े जो बेचारे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं वो बिल्कुल साइको हो जाते हैं, बिल्कुल अजीब हो जाते हैं। तो ये मसले मसाइल हैं। एक्सट्रीम केसेस के अंदर अल्लाह माफ़ फरमाए फिटेलिटीज़ भी हो सकती हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ भी कर सकते हैं, ये सब कुछ है उसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस से जो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है वो ये है कि आपकी प्रोफेशनल या एजुकेशनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। एक शख्स जो घर से लड़के आया हुआ है ना, वो जॉब में कभी भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? उसका तो दिमाग आधा पागल हुआ हुआ है। जिन घर वालों के लिए वो बेसिकली कमाता है या जो भी करता है, वो उस घर में जाने के लिए खुशी नहीं है, तो उसका वो बिल्कुल भी दिमाग जो है ना उस तरह से नहीं होगा। एक बंदा जो घर से खुश है हर लिहाज से, उसके लिए घर उसके लिए एक जन्नत है, तो वो हैप्पी जाएगा घर, वो कहेगा यार ठीक है, वो इधर भी काम सही, वहाँ पे भी फ्रेश है और यहाँ पर भी जो है वो काम सही तरीके से करेगा। तो ये उसकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होती है। और अच्छा, सबसे पहला हम लोगों ने कह दिया जी कि फिजिकल इंजरी हो सकती है, फिजिकल हार्म हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने कह दिया जी उसकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट हो सकती है। तीसरा और क्या हो सकता है जी बच्चे? हाँ, शाबाश। डोमेस्टिक वायलेंस इज मे बी नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर फैमिलीज टू ब्रेक अप, ठीक है ना। हाँ, आप कह सकते हैं कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएंगी फैमिलीज़, और ब्रोकन फैमिलीज़ जो है उनकी वजह से और बड़े सारे मसले मसाइल जो है वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब बच्चों, ये चूँकि बाय नेचर ही एक नेगेटिव चीज़ है, तो हमें फोकस जो है इसकी कॉजेज़ पे करना है। शाबाश। अच्छा, ज़रा वापस आ जाते हैं उन वाली चीज़ों पे जो अभी तक इसमें सैम्पल आंसर्स नहीं हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने 4 किए हैं, ये चौथा क्या था? एम्प्लॉय रिडक्शन का, सॉरी, रिडक्शन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही ना, तो ये मैं बच्चों वो वाले टॉपिक्स करवा रहा हूँ इस वक्त जो अभी आपके इसमें उनके सैम्पल आंसर्स नहीं हैं, ठीक है ना। हाँ, वो मैं पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अगर हमारे सेशन के बाद टाइम मिलता है या
कल का इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो मैं फिर उसके अंदर बाकी के करवाऊंगा जिनमें कोई कन्फ्यूजन है। अभी वो वाले करवाने हैं जो नहीं किए। अच्छा, साथ इसके हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस कर लिया। अच्छा जी, बहरहाल इससे अगला बच्चों है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। अब ये वल्लाहु आलम ये इन्होंने आर्गुमेंटेटिव में दिए जी बच्चे। एफिनिटी करवाऊं? एफिनिटी कल नहीं करना। ये तो यहाँ पे तो जो सारे के सारे हैं ना वो फिशबोन के ही हैं। बाकी एफिनिटी वाले तो इन्होंने आपको दिए हुए हैं, उसमें सैंपल आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन चलो मैं इसके बाद ना आपको एक किसका, चलो यार बहरहाल इसको ज़रा अभी ज़रा पहले फोकस करें। सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर ना थोड़ा सा मुझे एक ऑब्जेक्शन है इस वाले क्वेश्चन पे। मुझे पक्का नहीं पता कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे सही बताया कि नहीं बताया। स्टूडेंट्स ने कहा जी कि फिशबोन के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे जी बच्चे। आवाज़ नहीं आ रही पीछे तक? अच्छा हाँ, नहीं यार आप लोग भी खामोशी इख्तियार करो ना, उससे फिर वो पीछे वालों को बेचारों को आवाज़ ही नहीं आती। कोई नहीं यार, ये क्या है, ब्लूटूथ ही है, रखी जाएगी। ऐसे ही ख़राब करते हैं, ऐसे ही ख़राब करते हैं, सही बात है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। देखो ओह, थोड़ा नीचे रखूँगा। अच्छा जी, मुझे ये लगा था कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया जो है ना ये शायद उसमें आएगा, एफिनिटी में आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा था कि नहीं सर ये कॉजेज़ में इसमें आ रहा है, फिशबोन में आ रहा है। तो अगर फिशबोन में आ रहा है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सोशल मीडिया इन इट्स सेल्फ, स्पेशली अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सोशल मीडिया इन इट्स सेल्फ क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? देखो हम कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और एट टाइम्स नॉलेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तीन, लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल, ये तीन मेन इसके रीजंस हैं इस्तेमाल करने के। वो कहता है जी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। हम लोग इन तीन चीज़ों के लिए अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी हम लोग फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर नॉलेज या लर्निंग, और तीसरा मैंने आपको कहा था कम्युनिकेशन, टू कीप इन टच विद अदर पीपल, तो कॉजेज़ तो तकरीबन हो गए इसके, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट्स इसके क्या आ रहे होंगे? सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है ना बच्चों, वो इसका ये आता है कि नहीं, हम लोगों ने मेंटल हेल्थ के इफ़ेक्ट्स खाली रखने हैं ज़हन में। इसने ख़ास तौर पे कहा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट वो है कि इंसान का स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, स्पेशली जिस वक्त आप सोशल मीडिया के साथ एडिक्टेड हो जाओ, ठीक है। और ये इसके ऊपर एडिक्टेड होना इतना आसान काम है कि मेरे ख्याल में दिस इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट एडिक्शन ऑफ आवर एरा। हमारे एरा की सबसे बड़ी एडिक्शन ये है सोशल मीडिया। कुछ भी नहीं होगा काम, और मैं ना हर थोड़ी देर के बाद ना उठा के अपने सारे 4-5 जो है ना सोशल मीडिया के पोर्टल्स देख रहा हूँ। क्या भाई 5 मिनट में क्या हो गया होगा? अभी हमारी नोटिफिकेशंस भी आती हैं, तब भी हम लोगों को ना कई दफ़ा बेचैनी बड़ी होती है, हर थोड़ी देर के बाद ना खोल के देख रहे होते हैं, कुछ नहीं याद नहीं है क्या है यार, अजीब। बाथरूम में भी चैन नहीं है, ऐसा ही है ना, तो गलत बात है यार, ये एडिक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया यूसेज कैन बिकम एन एडिक्शन। ये एक इफेक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से हमारे स्लीप साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए ना, उसकी वजह से मेंटल इश्यूज़ का अंबार हो जाता है, ठीक है। तीसरा, मेंटल हेल्थ के अंदर आपका एक और मसला ये होता है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अ फीलिंग ऑफ अनग्रेटफुलनेस, ठीक है ना, एंड अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी टेक्स ओवर। आप देख रहे हो यार फलाने ने ये चीज़ ले ली, इसने ये चीज़ ले ली, उसने वो चीज़, अब मैं किधर बैठा हूँ यार। ये मेंटल का हिस्सा है। एंग्जाइटी अल्टीमेटली दिमाग ही को इफेक्ट करती है, ठीक है ना, और फिर पूरे जिस्म को करती है। दिस इज पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ठीक, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि लोगों की सोशल मीडिया की एक्स्ट्रा यूजेज की वजह से फोकस का जो पोटेंशियल है ना वो कम हो गया है। हम लोग अब हमारा फोकस का, या जिसको हम कहते हैं अटेंशन
का जो हमारा स्पैन है ना वो इंतहाई कम हो चुका है। अटेंशन डेफिसिट का डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है इसकी वजह से, इतनी ज़्यादा ब्राउजिंग है। आप कभी देखो कि आपको ये चीज़ का कभी एहसास हुआ है, ये भी रिसेंटली साल 2 साल पहले इन लोगों ने रील्स और शॉर्ट्स का ट्रेंड शुरू किया। शॉर्ट्स और रील्स, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ नाम देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोगों का अटेंशन डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो 5-10 मिनट की वीडियो नहीं देखेंगे, वो चंद सेकंड के बाद आगे करेंगे। हम बीमार हो चुके हैं, पूरी जनरेशन इतनी बीमार हो गए हैं कि हमें इस कदर स्टिमुलस की ज़रूरत है, स्टिमुलाई की ज़रूरत है कि हम लोग ना यूं बोर हो जाते हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां बगैर अपने मोबाइल के गुजारने का। आप वो जनरेशन हो जिसको हम अच्छी तरीन जगह पर भी ले जाएंगे ना ट्रिप के लिए, आपने मोबाइल के साथ चिपके होगे। आपका ट्रिप मोबाइल के बगैर कभी भी नहीं कंप्लीट होगा। ऐसा तस्वीरें, और तस्वीरें छोड़ो, पहले एंजॉय तो कर लो। खाना आया पहले तस्वीर है ना ऐसा? अभी तो शादी होने दो, उसके बाद तुम लोग कहोगे यार मुझे भूख लगी है, बेगम पहले मैं बाहर आया हूं कि मैं खाना खा लूं, ऊपर से बेगम कह रही नहीं पहले। बहुत अच्छे, ठीक है, तो गलत बात है। ये एक बीमारी है, प्रॉपर बीमारी। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो 3 चीजें हम लोगों ने फैक्ट्स में लिख ली। पहली हम लोगों ने लिखा कि आपको इसकी वजह से नहीं स्लीप साइकिल के अलावा मैंने क्या बताया था, एडिक्शन है। शाबाश, ये एक एडिक्शन की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर जाता है। दूसरा, आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा, आपकी जो फोकस है या अटेंशन जो स्पैन है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा भी ये है कि आप लोग अपने आप को सोशल कंपैरिजन्स में डाल लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये बच्चों चूँकि नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि नहीं सॉरी ये चूँकि एक न्यूट्रल चीज़ है, सोशल मीडिया जो है इन इट्स सेल्फ बुरी चीज़ नहीं है। इसके जो गलत इस्तेमाल है या ज़्यादा इस्तेमाल है वो गलत चीज़ है। इसलिए हम इसके मेनली फोकस करेंगे इफ़ेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, उसको मैनेज करेंगे। हम कहेंगे कि यार अपने आप को डिसिप्लिन करो, एक्स्ट्रा यूजेज ना लेके आओ, फोर्स करो अपने आप को स्क्रीन आवर्स, स्क्रीन टाइम के अलावा। या आप कहोगे मैं दिन में बस ये वाला टाइम स्क्रीन इस्तेमाल करूँगा, इसके अलावा नहीं, ठीक है, ये चीज़ करो। उसके अलावा फिज़िकली मिलने की आदत जो है वो अभी भी अपनी रिटेन करो, वरना आहिस्ता 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 ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चलो जी, बहरहाल अब ज़रा कोई 1-2 एफिनिटी का कर लेते हैं। कौन से वाले करें? यहाँ पे आपको एफिनिटी का दिया हुआ है कोई? सारे फिशबोन चल रहे हैं। कौन से वाले नंबर के बाद एफिनिटी शुरू होता है ही नहीं? ओह, एक जो है ना फिशबोन का और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल लेबर मैंने आप लोगों को करवाया है। C13 वाले बोल रहे हैं, 14 को भी करवाया है। चलो शुक्र अल्लाह का, ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा जी, चलें, मैं इस वक्त ना थोड़ा सा आपको पहले ज़रा एफिनिटी का एक लेआउट दे देता हूँ। एफिनिटी डायग्राम में आप लोगों को पता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के साथ या आप अग्री कर सकते हो या आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हो। अब अग्री करना है, डिसएग्री करना है, वो आप पर है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो भी आप लोग चीज़ सिलेक्ट करो कि मैं इस टॉपिक के हक़ में लिखना चाह रहा हूँ या इसके ख़िलाफ़ लिखना चाह रहा हूँ, इसके साथ अग्री करना चाह रहा हूँ, डिसएग्री करना चाह रहा हूँ, आपने बेसिकली उसकी आर्ग्यूमेंट उसी के मुताबिक लिख के उसके कंक्लूजन तक पहुँचानी है। आर्ग्यूमेंट के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो भी अपनी चीज़ डिसाइड कर लिया उसको हम कहते हैं क्लेम। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ बेटर देन अ जॉब, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और आप कहते हो कि हाँ मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। क्या करता हूँ? तो अब आपने इसके अग्रीमेंट के लिए पॉइंट्स ढूंढने हैं और 3 ढूंढने हैं। कितने ढूंढने? 3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं आइडिया। क्या कहते हैं? आपको पता है ना, उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा होता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट का मतलब है कि आपका क्या क्लेम है, आप क्या इस चीज़ के साथ अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो आप अपनी स्टेटमेंट बना के लिखो कि इन माई ओपिनियन, या आप कहो कि जी कि आई थिंक दैट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ बेटर देन अ जॉब, ठीक है। या आप इसकी बजाय कि आई थिंक लिखो, आप कहो जी कि बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड हैज़ एन एज ओवर बीइंग एम्प्लॉयड इन मैनी वेज। इसका सेम मतलब होगा। बेसिकली आपने उस स्टेटमेंट के साथ अग्री किया। और अगर डिसएग्री किया तो आप कह सकते हो कि बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ नॉट एज गुड एज बीइंग
एम्प्लॉयड। सिंपल सी स्टेटमेंट आप लिखो, आपका मेन पॉइंट हो गया। अब जो भी आपका मेन पॉइंट है उसके मुताबिक आपने 3 आइडियाज लेके आने हैं, जिनको हम पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट्स या आइडियाज। वो आइडिया 1 है, आइडिया 2 है, आइडिया 3 है। मिसाल के तौर पे आइडिया 1 आप कहते हो जी सेल्फ एम्प्लॉयड होना जो है वो, आपने मेन पॉइंट अपना लिखा कि बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज बेटर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अपना काम कर रहे हो, अपना कोई कारोबार कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो। अच्छा जी, वो कहता है कि बस करो यार। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड यू आर योर ओन बॉस। क्या करें? यू आर योर ओन बॉस। हाँ, करवाया हुआ है, लेकिन मैं इनको एफिनिटी के लेआउट के लिए बेसिकली कह रहा हूँ। सबसे पहला आपके पास एक पॉइंट आ गया, यू आर योर ओन बॉस। ये एक है, आपको किसी की मान के नहीं चलना पड़ा, आप अपनी मर्जी से करोगे जो भी करोगे। दूसरा एक पॉइंट ये आ सकता है कि अमूमी तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं अमूमी तौर पे एम्प्लॉयड लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए आम तौर पे आपको लंबी चौड़ी कोई डिग्रीज की, एजुकेशन वगैरह की, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपने उसके अंदर लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? ऑन बॉस। यहाँ पे हमने लिखा था यूजुअली अर्न मोर देन एम्प्लॉयड पीपल। तीसरा हमने लिखा है नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन। अब बच्चों यहाँ पे आइडिया 1 जो है ना, चूंकि ये आर्ग्यूमेंट है, क्या है? हमने आर्ग्यूमेंट जीतनी है। वन साइडेड चीज कोई भी नहीं दुनिया मानती। अगर आपने अपना क्लेम देना, आप कहते हो जी कि मेरे नज़दीक सेल्फ एम्प्लॉयड होना बेहतर है, तो अगला बंदा आपसे कहेगा भाई क्यों बेहतर है? ये क्यों के जवाब हैं। तुम कह रहे हो बेहतर है, मैं उसमें तुम्हारे कहने पे मान लूँ? ये तो तुम्हारा क्लेम है, क्या है? दावा है तुम्हारा। अपने दावे को प्रूव करो। आप कहते हो देखो यार, आमतौर पे ये आपकी मर्जी चलती है वहाँ पे, तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना बेहतर है ना, अपनी मर्जी के मालिक हो। तो अगला बंदा क्या कहेगा? भाई अपने मर्जी के मालिक हो ना, तो आपको साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, सारे के सारे रिस्क की, ये चीज़ों की। आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। तो करोगे तो आप उसके अंदर कह सकते हो कि यार आमतौर पे जिस वक्त इंसान पे पड़ती है, ठीक है, जिस वक्त इंसान खुद मोटिवेटेड होता है, ही इज़ हैप्पी टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग, अपनी मर्जी के डिसीजन ले रहा होता है। क्या ले रहा होता है? तो देखने में आया कि आमतौर पे इंसान अपनी मर्जी का काम करता भी ज़्यादा शौक से। आप किसी और के डिसीजन के ऊपर अमल कर रहे हो ना, तो शायद आप बस मजबूरन करके कहोगे चलो यार मजबूरी का नाम शुक्रिया कर लूँ। आपका अपना डिसीजन है ना, तो आप उसको शौक से निभाते हो। तो आप ये कह सकते हो, कहते हो कि भाई डिसिप्लिन इसमें होना भी आसान हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा होता हूँ, मैं अपने मर्जी के तरीके से कर रहा होता हूँ, अपने मर्जी के टाइम पे कर रहा होता हूँ, अपनी मर्जी की एक्सट्रीम तक कर रहा होता हूँ। मैं नहीं चाह रहा इससे ज़्यादा काम करना, तो नहीं करूँगा। दैट इज़ इट। तो बहरहाल ठीक है, तुम कह रहे हो कि डिसिप्लिन खुद से होना पड़ता है, सारा कुछ होना पड़ता है, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ ये भी तो है ना कि मैं अपनी मर्जी का काम करूँ तो डिसिप्लिन होना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आई एम हाईली मोटिवेटेड। तो जो काउंटर आएगा ना बच्चों, उसको हम कहते हैं सब आइडिया 1 नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड। और सब आइडिया 2 जो है ना, वो इसका डिफेंस होगा। क्या होगा? आप कहोगे कि भाई इट इज इजी टू बिकम मोर मोटिवेटेड एंड सेल्फ अपना डिसिप्लिन्ड व्हेन द डिसीजन इज योर ओन। जब आप खुद से डिसीजन ले रहे हो तो फिर उसके ऊपर कायम रहना भी आसान हो जाता है। ईजियर टू कीप मोटिवेटेड ऑन योर ओन डिसीजंस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो सकता है मसला? कह रहे हैं जी यूजुअली अर्न मोर देन एम्प्लॉय। एग्जैक्टली भाई, एम्प्लॉय कौन सा रिस्क लेता है?
एम्प्लॉय को तो महीने के बाद तनख्वाह आ जानी है, क्या आ जानी है? आप कहते हो जी कि रिस्क है इसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉय का, तो आप उसको कहते हो कि यार देखो, पहली बात यह है कि जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड होता है, ये एक कॉमन असूल है। और दूसरा, एम्प्लॉय जो है उसको भी तो जो एम्प्लॉयर है किसी भी वक्त निकाल सकता है, निकाल सकता है ना। आपको अपने काम से कोई निकाल सकता है? एक दफ़ा आपका काम चल गया, ठीक है, आप कह रहे हो जी रिस्क बहुत है, हो सकता है ना चले, हो सकता है लॉस, स्पेशली शुरू में लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यार बाद में जब वो चल पड़े तो कभी हो सकता है कि कोई आपको निकाले? एम्प्लॉय को तो कोई भी निकाल सकता है। एक चीज़ आप लोग जहन में रख लेना बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप लोग बनोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को खूब आगे आप लोगों की किस्मत अच्छी करे। व्हेनेवर यू गेट द चांस, अपनी प्रैक्टिस ज़रूर साथ करो। ये कई दफ़ा लोगों से गलती होती है, वो नहीं करते हैं। अपनी प्रैक्टिस ज़रूर साथ करो, हलाल तरीके से करो, चाहे थोड़ी करो लेकिन ज़रूर साथ करो। नोबडी विल बी एवर बी एबल टू ब्लैकमेल यू इनटू डूइंग अ जॉब। आपकी अपनी प्रैक्टिस है, देयर विल ऑलवेज बी अ फॉल बैक। ठीक है, शुरू में नहीं चल रही, आप साथ साथ जॉब कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ ओके। जिस वक्त जॉब छूटने का खतरा है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर प्रैक्टिस। और एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि आपको जॉब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। आप वैसे करना चाहो किसी भी और वजह से वो कर लो, ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जिस वक्त आपका काम चल पड़ता है, अब कोई आपको उससे निकाल नहीं सकता, ये आपका काम है। आप खुद कहना चाहो कि यार मैं नहीं करना चाह रहा, वो अलग काम है, समझ गए? तो ये फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड का, वो ये है कि आप अपना बिजनेस अपनी औलाद को भी छोड़ के जा सकते हो। ये एक अलग पॉइंट है। नौकरी कोई नहीं छोड़ के जा सकता अपनी औलाद को, जितनी मर्जी अच्छी नौकरी हो। अपना जो काम धंधा होता है वो इंसान अपनी औलाद के हवाले भी, इट इज़ ट्रांसफरेबल। क्या होता है? तो ये एक अलग आइडिया है। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई एक आइडिया नहीं याद रहता तो वो भी आप लिख सकते हो। एनीवे, यहाँ पे वो कह रहा है जी मोर रिस्क, सॉरी बल्कि मोर नहीं, रिस्क ऑफ लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो इश्यूज ऑफ जॉब सिक्योरिटी। सही है, ये हम लोगों ने अपने आप को डिफेंड कर दिया। ये आर्गुमेंट आपने यहां पर भी 2-1 से जीत ली है, यहां पर भी 2-1 से जीत लिया। अब आखिरी वाला राउंड है, कहता है नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर फॉर एजुकेशन। आप चाहे ये पॉइंट लिख लो, चाहे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जी आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम है, इट इज ट्रांसफरेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन। आप ये भी कर सकते हो। आप नहीं ट्रांसफर करना चाह रहे किसी को, आप उसको बेच भी सकते हो। पूरा पूरा बिजनेस बिक सकता है यार। अगर मैं जा रहा हूं, मैं अपनी नौकरी किसी को बेच सकता हूं? नहीं। लेकिन क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स वो थक जाएं, वो कहें कि यार बस हम लोगों ने बिजनेस नहीं करना, तो वो तो बेच सकते हैं ना। हाँ, हम लोगों ने पूरे पूरे कॉलेजेस बिकते हुए देखे, तो वो बिक जाते हैं, वो कोई मसला नहीं, तो वो बेच सकते हैं। अच्छा जी, चलें, तो यहाँ पे आप वो कह सकते हो। अच्छा, नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन। इसकी आर्गुमेंट ये हो सकती है कि कुछ तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस, जिस तरह आप लोगों का बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट रिक्वायर्स एजुकेशन। आप अपनी प्रैक्टिस खोलना चाह रहे हो, या आप डॉक्टर बनते हो, आप अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हो, आप नहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रहे, अपना क्लिनिक खोलते हो, तो बिकमिंग सेल्फ प्रैक्टिशनर, इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इन सम फील्ड्स। जिस तरह लॉयर हो गया, आपके कंसल्टेंट्स हो गए, इसके आर्किटेक्चरल सिविल कंसल्टेंट्स हो गए, आपके जो ये है लीगल कंसल्टेंट्स हो गए, आपके टैक्स कंसल्टेंट्स हो गए, आपके अकाउंटेंट्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए। इस तरह के लोगों को फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट्स हो गए, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी आप यहाँ पे इसके डिफेंस में एक चीज़ लिखोगे, वो ये है कि फिर भी जो एजुकेटेड बंदा होता है ना, एजुकेटेड बंदा जब वो जॉब करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसके साथ और भी बेशुमार लोग कंपटीशन में होते हैं, पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। और कई इस तरह के प्रोफेशंस हैं, कई इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको कोई भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो चंद एक्सेप्शंस है ना, आप उसको कहो भाई ये चंद एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको स्किल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक बंदा है, उसको तरखान का काम बहुत अच्छा आता है, वो एक कंपनी में इजहार ग्रुप में जाता है, कहता है जी मुझे नौकरी दे दें, मैं कारपेंट्री का काम जानता हूँ। वो कहते हैं जी हमारा तो ये एक वो है असूल है कि जिस बंदे ने यहाँ से इन कोर्सेज़ को किया हो कारपेंट्री के,
फॉर्मल उसके पास डिप्लोमा हो, हम उसको रखते हैं। कहे जी मेरे पास तो नहीं है डिप्लोमा। कहते जी बस हमारा तो ये असूल है। काम उसको शायद उन डिप्लोमा वालों से ज़्यादा अच्छा आता हो, ठीक है। तो अब वो कहता है कि यार छोड़ो यार, मैंने क्या नौकरी करनी, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अपना काम शुरू करता है तो क्लाइंट डजंट केयर कि इसके पास डिप्लोमा है कि नहीं है। क्लाइंट कहता है मेरा काम सही होना चाहिए। काम सही हो रहा है, कोई लीगल इशू नहीं है, तो बस ठीक है यार, तो काम सही वाला आ जाए बस बंदा, तो वो अपना काम शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप कहो जी एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली देखो, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है? नहीं है। ये जो बड़े बड़े आपके सोशल मीडिया के टाइकून्स हैं, मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स वगैरह, इन लोगों ने भी आधे आधे रास्ते में अपनी एजुकेशन छोड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी एजुकेशन थी नहीं, थी, लेकिन क्या इन्होंने कंप्लीट की? नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं की। मैं आज भी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं जिनका सीए कंप्लीट नहीं है। सीए छोड़ो, उनका कैफ भी कंप्लीट नहीं है। वो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। टैक्स का आप कर सकते हो काम, ऑडिट का नहीं कर सकते। टैक्स का आपको अलाउड होता है, वो आप कर सकते हो, ऑडिट का नहीं कर सकते। ऑडिट का करने के लिए यू विल हैव टू बी अ लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर। फुल चार्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एक्टिव लाइसेंस होना ज़रूरी है, वरना आप ऑडिटर नहीं हो सकते, ठीक है। वो कैफ भी उसका कंप्लीट नहीं है। मेरा अपना एक लास्ट पार्टनर था, ठीक है, तो वो माशाल्लाह इस वक्त महीने का एनीवेयर बिटवीन 7 to 15 लाख कमाता है, और मुझे बिल्कुल चिल काम उसका सिर्फ होता है। वो जो रिटर्न्स वाला काम होता है ना, रिटर्न्स वाले दिनों में वो बहुत बिजी होता है, अदरवाइज फुल चिल होता है। तो ये किस्मत है यार, हमने ऐसे ऐसे क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स देखे हैं जिन बेचारों को लाख नहीं मिल रहा। हाँ, ये भी सीन है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है यार, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे? वो क्वालिफाई होके उन बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही, या अनक्वालिफाइड है लेकिन इसके पास अपना काम है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कामयाब फिर कौन रहा? अपेरेंटली वही रहा, सेल्फ एम्प्लॉयड रहा। तो स्किल इज रिक्वायर्ड, उसके पास स्किल कई क्वालिफाइड लोगों से ज़्यादा है। वो टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और उसके पास नेटवर्किंग का स्किल है, लोगों के साथ मिलता मिलाता है, उनके साथ दोस्ती यारी लगाता है, क्लाइंट जमा करता है। तो अल्टीमेटली ये बंदा जो है ना, दूसरे से आगे निकल गया। ये चाहे तो एक एक करके दो दो पेपर करके अपने कर ले। हम इसको कहते रहते हैं कि भाई क्या करना, मैं इसको कई दफ़ा कहता हूँ यार कर ले, एक एक करके कर ले, ख़त्म ना कर। तो कई दफ़ा उसको एहसास हो भी जाता है, फिर ढीला पड़ जाएगा, कहता कमा तो रहा ही हूँ, मुझे क्या, क्लाइंट्स तो कहीं नहीं ना जाएंगे, तो भाई क्या इस पढ़ाई करने से मेरे क्लाइंट बढ़ जाएंगे? वो मुझे ये कहता है, हाँ यार तू ऑडिट के क्लाइंट ले सकेगा। कहता सर ऑडिट करना ही नहीं, इतना सरदर्द कौन ले, ये आसान काम है। तो जब आप अपने गोल्स खुद सेट कर रहे हो, देखो अपने गोल उसने खुद सेट किए हैं ना, ही इज़ हिज ओन बॉस, तो वो उसमें मोटिवेटेड है, हैप्पी है, खुश है फुल टाइम। तो ये चीज़ें बच्चों, ये इस तरह से आपने अपनी आर्गूमेंट जीतनी है, और एंड पे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने में कुछ बच्चे ना थोड़े से ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम क्या लिखें। इसके अंदर हमेशा आपने अपने क्लेम के खिलाफ की बात पहले करनी है। अपने क्लेम के आप कहोगे इवन दो देयर आर सम पॉइंट्स अगेंस्ट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, जिस तरह ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये अभी एक तीसरा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए ना, हम कहेंगे जी इवन दो देयर आर सम पॉइंट्स अगेंस्ट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, बट ओवरऑल 6 पॉइंट्स आप देखो ना उसके हक में, ओवरऑल वी कैन सी दैट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज फार बेटर इन मेनी एस्पेक्ट्स देन बीइंग एम्प्लॉयड। दैट इज इट। ये आपका कंक्लूजन हो गया। हमेशा आपने अपने क्लेम के खिलाफ वाली बात पहले करनी है कि जी इवन दो वी कैन सी देयर आर सम पॉइंट्स अगेंस्ट या इन फेवर, जो भी आपने लिखना है, और फिर लेकिन ओवरऑल वी कैन सी दैट दिस इज द केस। जो भी आपका क्लेम होगा वो वाला आपने फिर एंड पे लिखना है। तो बच्चों ऐसे की भी शुरुआत आपने इससे करनी है, अपने क्लेम्स, और एंडिंग भी जो है अपनी ओपिनियन के ऊपर करनी है। शुरुआत और एंडिंग आर्ग्यूमेंट की हमेशा आपके उसके ऊपर होनी चाहिए। दैट इज़ इट। अच्छा, फिशबोन के अंदर और एफिनिटी के अंदर पैराग्राफिंग किस तरह से होती है, मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को याद होगा, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। फिशबोन के अंदर आप लोग आइडिया जनरेशन आप लोगों को याद होगी, जिनको नहीं पता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी फिशबोन के अंदर आपकी आइडिया जनरेशन इस तरह से आती है। जी बेटे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो हम डिस्कस करते रहे, फिर कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3, फिर इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3। ये दोनों चीज़ें जो हैं, चाहे आप फिशबोन का करो, चाहे आप
एफिनिटी का क्वेश्चन करो, ये 10 मार्क्स का, आप सारे इस चीज़ को जानते हो। ये आइडिया जनरेशन होती है, 10 मार्क्स की होती है। किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका आइडिया पढ़ के दूसरे को समझ आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको समझ ही नहीं आ रहा आइडिया, आपकी वर्डिंग इस तरह की है, एक एक दो दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, वो आपको तो पढ़ के समझ आ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बाकी का आइडिया है, एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा, बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई मेरे इतने लाइक स्टूडेंट्स जल्दी में वो कहते हैं सर पॉइंट ही तो लिखना था। ठीक है बेटे, पॉइंट लिखना था, लेकिन वो पॉइंट आपने एग्जामिनर के लिए लिखना था, अपने लिए नहीं। उसको समझ आना चाहिए। दूसरा, उसको रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंसी का मसला सबसे ज़्यादा तब आता है जिस वक्त टॉपिक ही समझ ना आ रहा हो आम तौर पे, लेकिन कभी कभार बच्चे जो है ना वो टॉपिक समझ भी आ चुका होता है लेकिन ना थोड़े से कंफ्यूज होकर रेलेवेंसी से हट जाते हैं। वो जिस तरह वाटर क्राइसिस का टॉपिक था और उसमें अक्सर बच्चे जो है ना वाटर क्राइसिस की बजाय ना वाटर पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा पड़ जाते हैं। नहीं, वाटर क्राइसिस का बेसिकली एक कॉज वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह से वाटर क्राइसिस आता है। जो आपके पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन वाटर पोल्यूशन ही के बारे में सारा कुछ नहीं लिखना। वाटर क्राइसिस तो वाटर की कमी है, क्या है, उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स से लिखो कि क्यों हो रहा है और क्यों नहीं। वो सारा ना वाटर पोल्यूशन के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। एक आध पॉइंट वाटर पोल्यूशन का इज इनफ कॉजेज में, लेकिन वाटर क्राइसिस की वजह से वो वाटर पोल्यूशन ही के कॉजेज लिख रहे हैं, वाटर पोल्यूशन ही के इफेक्ट्स भी लिख रहे हैं कि जिससे बीमारियां फैल रही हैं और नहीं यार, आप हट गए हो टॉपिक से, तो ये नहीं होना। पहली क्लैरिटी, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा यूनिकनेस। क्या चीज़? आपके पॉइंट्स एक दूसरे से फ़र्क हो। ये ना हो कि एक ही तरह के पॉइंट को, जिस तरह मैंने भी आपको पीछे भी कहा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। क्या है? हाँ, इनको अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर वो इतना भी बोंगा नहीं है, वो कहेगा कि यार ये तो आराम से एक रिलेटेड चीज़ है। वो उसकी क्वालिटी के ऊपर वो कहेगा कि यार मैं खुश नहीं हूँ। लिहाजा वो अगर फ़र्ज़ करो कि एक एक मार्क का था एक पॉइंट, वो आपको हो सकता है 0.25 मार्क्स थे उन सारों के, तो क्या फ़ायदा हुआ यार, लिखा भी आपने सारा कुछ, थोड़ा सा और सोच लेते, थोड़े यूनिक पॉइंट्स बनाओ, दैट इज़ इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो ऐसे आपने किस तरह से लिखना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी पैराग्राफ 1 होगा, ये तीनों आपका पैराग्राफ 2 होगा, ये तीनों आपका पैराग्राफ 3 होगा। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट या टॉपिक वो नेगेटिव था या न्यूट्रल था, आपने अब डिसाइड करना है कि हमने कॉजेज के ऊपर सोल्यूशन लिखना है या इफेक्ट्स पे सोल्यूशन लिखना है। ये तो पता है ना सारों को अब। हाँ, तो सोल्यूशन का वो आइडिया जनरेशन का हिस्सा नहीं होता सोल्यूशन। इसी तरह कंक्लूजन जो है वो आइडिया जनरेशन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ऐसे का तो हिस्सा होता है ना। तो ऐसे में सोल्यूशन का पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ 4 होता है, पैराग्राफ 4 होता है। ये आपका बच्चों फिश बोन का है। 150 वर्ड्स ही के अंदर रखना है, याद रखो। और उन 150 वर्ड्स के अंदर फिश बोन में मेजर फोकस जो है ना वो इन तीन के ऊपर बराबरी रखने में, कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन। और याद रखना, सोल्यूशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ फिश बोन ऐसे। आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन मैंने क्या देना और क्यों नहीं देना। हियर हाउएवर जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है ना, वो होता है पैराग्राफ 5, वो होता है कंक्लूजन। क्या होता है? यहां पे कंक्लूजन का बहुत थोड़ी वर्डिंग्स होती हैं, वो मैंने आपको बता दी। इवन दो वी कैन सी देयर आर सम पॉइंट्स अगेंस्ट दिस, बट ओवरऑल दिस इज अ बेटर ऑप्शन। यही होता है कंक्लूजन। यहां पे तो आपने सोल्यूशन देने हैं हर कॉज के या हर इफेक्ट के, तो इस पर जरा वर्डिंग आएगी। तो मैं आमतौर पर स्टूडेंट से कहता हूं कि यार अगर फर्ज करो 30 वर्ड्स इधर आ गए हैं, फर्ज करो 30 के करीब यहाँ पे आ गए हैं, या 30, 35, ये 70 वर्ड्स हो गए हैं यहाँ पे। अब सोल्यूशन के ऊपर आपने मेजर फोकस रखना है। बाकी आपके पास कोई 80 के करीब वर्ड्स बचे हैं, 70-80 वर्ड्स बच गए, इस पे आपने कम से कम खर्चा करना है। यहाँ पर भी पैराग्राफ 1 ये होता है, इस पे आपने सबसे कम वर्ड्स लगाने हैं, सबसे कम। इन 3 पे आइडिया 1 का ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है। इसको हम कहते हैं पॉइंट काउंटर रिबटल या आइडिया 1 सब आइडिया 1 सब आइडिया 2, ये एक ही चीज होती है। इसका आपने अलहदा पैराग्राफ बनाना है, ये पैराग्राफ 2 होगा, ये पैराग्राफ 3 होगा, ये पैराग्राफ 4 होगा। असल फोकस आपका इन 3 पे होना चाहिए वर्डिंग्स में। कोशिश करो कि अराउंड 35 से 40 वर्ड्स के आसपास इन तीनों पैराग्राफ्स में हो, ठीक है ना। अगर आप 35 वर्ड्स भी जहन में रखते हो तो इट कम्स अराउंड आई थिंक
105 से लेके तकरीबन 120 वर्ड्स तक आपने असल फोकस अपनी आर्ग्यूमेंट पे करना है। किस पे करना है? हाँ, इंट्रोडक्शन और एंडिंग पे नहीं, उसके लिए 20-30 वर्ड्स काफ़ी हैं। दैट इज़ इट। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बेसिकली एफिनिटी का था। कल के लिए अगर आप लोगों को सेशन, अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि कल का सेशन जो है ना वो हम रखें या किसी C13 का तो मेरे ख्याल में एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी का ये वाला सेशन तो यार एंड हो गया यार, वो आप कैमरा भी बंद कर दें। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। हाँ।